अध्याय 1211 युद्ध से पहले की शांति। दरवाजा दानव लोक और मानव जगत के दो क्षेत्रों के बीच चुपचाप खड़ा था, जैसे तूफान से पहले की शांति। दानव क्षेत्र का रक्त पंजा एस्टेट। जमीन हल्की हल्की हिलने लगी, जिससे मूल शांति भंग हो गई। दानव गठबंधन सेना की कमान, जो दरवाजे की गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए थी, ने जादुई टेलीविजन के स्क्रीन पर यह दृश्य तुरंत देख लिया। साथ ही स्काउट की रिपोर्ट भी तुरंत प्रसारित हो गई। वे हमला कर रहे हैं। दानव गठबंधन सेना के कमांडर गैरेंट ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान दिखाई। दुश्मन का रवैया हमसे ज्यादा सक्रिय है, लेकिन यह अपेक्षित भी है। आइए मानव गठबंधन सेना की ताकत पर एक नज़र डालें। ब्लड क्लॉ एस्टेट का दरवाजा चमक रहा था और भारी संख्या में भारी कवचधारी सैनिक दिखाई दे रहे थे। दो विश्वों के युद्ध के इतिहास में अधिकांश दानव क्षेत्र ने मनुष्यों पर आक्रमण करने में अग्रणी भूमिका निभाई, लेकिन कुछ मनुष्य भी थे जिन्होंने दानव क्षेत्र पर आक्रमण करने की पहल की। शत्रु की जागीर तक युद्ध की लपटें जलाना एक युक्ति और रणनीतिक आवश्यकता थी। भारी कवचधारी सैनिकों का यह समूह मानव गठबंधन सेना का अग्रदूत था। लगभग सभी सैनिक पहली बार उस भयावह दानव लोक में प्रवेश कर रहे थे। प्रवेश करते ही उन्हें एक भयानक ठंड का एहसास हुआ। वहां वास्तव में दो सूर्य थे, लेकिन वे बहुत चमकदार नहीं थे। उत्सर्जित तापमान असली सूर्य से बहुत कम था। आसपास के प्रकाश तत्व अत्यंत विरल थे, जबकि अंधकार तत्व अत्यंत सक्रिय थे। दरअसल दरवाजे के प्रकट होने के बाद दोनों दुनियाएं एक दूसरे से टकरा गईं, इसलिए मानव जगत के प्रकाश तत्व और दानव लोक के अंधकार तत्व बहुत कम हो गए। अन्यथा केवल वातावरण के अनुकूल होने से ही इन सुप्रशिक्षित सैनिकों को बहुत कष्ट सहना पड़ता। भारी कवचधारी सैनिकों की पहली प्रतिक्रिया जब वे इस विदेशी दुनिया में आए तो बचाव की थी। जनरल कमांडर रिले के नेतृत्व में उन्होंने एक अर्धवृत्ताकार संरचना बनाई और सभी दिशाओं से होने वाले हमलों से पूरी तरह बचाव के लिए बड़ी बड़ी ढालें खड़ी कर दीं। इस अग्रिम पंक्ति के सैनिकों की मुख्य भूमिका पानी की स्थिति का परीक्षण करना था। जनरल रिले सहित सभी लोग मरने मारने को तैयार थे। हालांकि काफी देर तक बचाव करने के बाद उन्हें उस तूफानी हमले का सामना नहीं करना पड़ा जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। यह ऐसा था जैसे आप मंच पर काफी देर तक पूरी ताकत से नाच रहे हों और फिर पाएं कि सभागार खाली है। ये खबर तुरंत मानव गठबंधन सेना के मुख्यालय तक पहुंचा दी गई। शुरू में उन्हें लगा था कि एक भयंकर मुठभेड़ होगी, लेकिन उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। कुछ देर तक मानव गठबंधन सेना मुख्यालय के जनरलों में गर्मागर्म बहस होती रही। जनरल सैंड्रो, आप क्या सोचते हैं? सर्वोच्च कमांडर लेक्स द ग्रेट ने सीधे तौर पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, लेकिन उन्होंने ब्लू ग्लोरी साम्राज्य के प्रसिद्ध जनरल सैंड्रो से पूछा। परीक्षण? सैंड्रो ने भौहें चढ़ाईं। हमारे सक्रिय परीक्षण की तरह इस तरह का निष्क्रिय परीक्षण भी एक परीक्षण है। ऐसा लगता है कि राक्षस हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा चालाक और धैर्यवान हैं। मुझे विश्वास है कि एक अस्थायी मुठभेड़ होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमें सेना के लिए जल्द से जल्द एक बेस निर्धारित करने और स्थापित करने के लिए और परीक्षण करने की जरूरत है। ये हमारे लिए दानव क्षेत्र पर असली हमला करने की नींव होगी। एल्फ जनजाति की राजकुमारी फिली ने भी बात की। राजकुमारी रॉयल हाइनेस कोई फूलदान नहीं थी, बल्कि स्टारलाइट कॉलेज के सैन्य विभाग की स्नातक थीं। कम से कम सैन्य सिद्धांत के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां अच्छी थीं। ठीक है, लेक्स द ग्रेट ने सिर हिलाया। मेरा आदेश मानिए। भारी कवच वाली टीम हर कदम पर धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। पूर्व सेना के अनुवर्ती सैनिक एक के बाद एक आगे बढ़ेंगे। साथ ही स्काउट टीम और जादूगर सर्वेक्षण व मानचित्रण टीम को भी तुरंत स्थान और भूस्थिति का पता लगाने के लिए भेजा जाएगा ताकि सटीक रणनीतिक रेत तालिका जानकारी स्थापित की जा सके। आदेश मिलते ही भारी कवच वाली पैदल सेना एक निश्चित गति बनाए रखते हुए सावधानी से आगे बढ़ी। पीछे से सैनिक एक के बाद एक आगे बढ़े। पैदल सेना के अलावा कुछ जादूगर सैनिक भी थे। सबसे विशिष्ट स्काउट दल पहले ही कार्रवाई में जुट चुका था। ये जादूगर लड़ाई में नहीं, बल्कि डिटेक्शन जादू में माहिर थे। पंखों वाली दर्जनों डिटेक्शन वस्तुएं पक्षियों की तरह चारों दिशाओं में उड़ती थीं। वे इलाके के नक्शे पर उन्हें दर्ज करके लेबल कर देते थे। इस डिटेक्शन वस्तु को रॉबिन कहते थे, जिसे जादूगरों के शहर के कल्पित बौने बनाते थे। युद्ध में ये बहुत उपयोगी थी। विभिन्न सूचनाओं की प्रतिक्रिया के कारण जल्द ही आसपास की भू आकृतिक विशेषताएं पूर्ण हो गईं। रणनीतिक रेत तालिका के लघु संस्करण का धीरे धीरे विस्तार और सुधार किया गया। जल्द ही एक जादुई आंख की छवि अचानक हिल गई और धुंधली पड़ गई। ये स्पष्ट था कि रॉबिन किसी शक्ति द्वारा नष्ट कर दिया गया था। फिर एक के बाद एक कई जादुई आंखें बुझ गईं, जिसका अर्थ था कि सभी रॉबिन्स पर हमला हुआ था। सभी टीमों ने रॉबिन के खोने और अनुमानित स्थिति की तुरंत रिपोर्ट दी। जादूगर सर्वेक्षण और मानचित्रण टीम का नेता टोरिया एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वह घबराया नहीं और आदेश देता रहा। लीडर, 2/3 रॉबिन्स नष्ट हो गए हैं। हमले का स्थान लगभग 10-15 किलोमीटर दूर है।
यह एक लंबी दूरी का हमला होना चाहिए। नेताजी, स्काउट टीम पर भी हमला हुआ और वे सब खत्म हो गए। हमले का तरीका भी लंबी दूरी का था, शायद किसी जादुई बंदूक का। हमारी जादुई बंदूक की रेंज के हिसाब से दुश्मन का घात घेरा 20 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। शायद रेंज ज़्यादा होने की वजह से मारक क्षमता ज़्यादा तीव्र नहीं है। कमांडर रिले ने टोरिया से नज़रें मिलाईं और सोचा, दानव क्षेत्र में भी जादुई बंदूकें ज़रूर होती हैं और सेना में भी इनका प्रचार हो चुका है। मुझे नहीं पता कि दानव क्षेत्र की जादुई बंदूक हमारी बंदूक से किस तरह अलग है। इस पर और विचार विमर्श ज़रूरी है। पहले प्रारंभिक मूल्यांकन के नतीजे बताए। अंततः भारी कीमत चुकाने के बाद स्काउट्स ने खबर दी कि यह एक छोटा सा शहर है। शहर खाली था, कोई निवासी नहीं था, तथा सभी आपूर्तियां खाली कर दी गई थीं, जिससे ये पूरी तरह से खाली शहर बन गया। पीछे की अन्य सेनाएं भी एक एक करके दानव क्षेत्र में प्रवेश कर गईं। ये देखकर कि आकाश में अंधेरा छा रहा है, सेना ने छोटे शहर में प्रवेश नहीं किया, बल्कि उन्होंने निगरानी के लिए एक खुली जगह में अपना डेरा जमा लिया। दानव गठबंधन सेना की कमान ने तुरंत ये खुफिया जानकारी हासिल कर ली। डार्क शैडो साम्राज्य के जनरल क्रॉफर्ड ने सिर हिलाकर कहा, हमारे दुश्मन भी बहुत धैर्यवान हैं। सैनिकों के इस समूह को खत्म करने के लिए हमें काफ़ी सेना भेजनी होगी। पहली नज़र में टेरी टाउन में कुछ गड़बड़ लग रही है। जब तक वे लापरवाह नहीं हैं, वे निश्चित रूप से कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। गैरेंट थोड़ा मुस्कुराया। दुश्मन अभी भी हमारे मुख्य बल को लुभाने के लिए सैनिकों के इस समूह का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो ये जत्था बस एक चारा है जिसे कभी भी फेंका जा सकता है। असली कुलीन सैनिक हमें निगलने के लिए दरवाजे के बाहर तैयार खड़े हैं। इस लिहाज से हमारा प्रतिद्वंद्वी काफ़ी साहसी और निर्दयी है। खूनी साम्राज्य के नए 3 जनरलों में से एक, कोरिफिन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चूंकि वे तैयार हैं, इसलिए हम उन सबको निगल जाएंगे। दानव क्षेत्र में लड़ना पूरी तरह से अपनी मौत को न्योता देना है। अगर वे आमने सामने भी लड़ें तो भी हमें पूरा भरोसा है। नहीं, गैरेंट ने सिर हिलाया, सैनिकों का ये समूह उनका चारा है, लेकिन हम भी उन्हें चारा की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम दरवाजे के पीछे घात लगाए बैठे दुश्मन के कुलीन वर्ग को निगल भी लें तो भी हम थोड़ा ही खाना खा पाएंगे। हमारी भूख ज़्यादा होनी चाहिए। कोरिफिन आश्चर्यचकित रह गया। सर कमांडर का मतलब है, इन मानव सैनिकों को दलदल में फंसने दो। सिर्फ इन्हें ही नहीं, और भी सैनिकों को, और फिर थोड़ा थोड़ा करके उन्हें खत्म कर दो। सबसे बड़े फायदे के बदले में सबसे छोटा बलिदान दो। गैरेंट की आंखें चमक उठी। अभी आदेश दो। योजना संख्या 3 पर अमल करो। योजना संख्या 3। जनरल दंग रह गए। क्या हम उस सेना को खत्म करने जा रहे हैं? रात में मानव गठबंधन सेना का बैरक। जैसा कि शास्त्रीय ग्रंथों में दर्ज है, दानव लोक के चंद्रमा वास्तव में बैंगनी हैं। हाँ, और यहाँ बहुत ठंड है। कहा जाता है कि यहाँ अंधकार तत्वों की सांद्रता हमारी धरती पर प्रकाश तत्वों की सांद्रता के बराबर है। बाहर पहरा दे रहे सभी भाइयों को कोड दिए गए हैं। दिन में स्काउट्स को छोड़कर हमारा किसी दुश्मन से सामना नहीं हुआ। राक्षस हमें इतना आराम नहीं करने देंगे। सतर्क रहने की कोशिश करो। ये दानव लोक में हमारी पहली रात है। उम्मीद है कि यह आखिरी रात ना हो। बोलते समय अचानक बाहर से चेतावनी का हॉर्न बज उठा। यह क्या है? काला बादल? नहीं, ये डार्क एलिमेंट मैजिक है। डार्क स्काई। सारी सेना सतर्क हो जाओ। ढालों की कतार बना लो। जादूगर की रक्षा करो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। हालांकि डार्क स्काई फैल गया और कुछ भी नहीं हुआ। 2 घंटे बाद डार्क स्काई फिर से प्रकट हुआ और बैरक फिर से बेचैन हो गया, लेकिन परिणाम वही रहा। यह एक और छल है। ये दुश्मन की थकी हुई रणनीति है। जनरल रिले के पास समृद्ध अनुभव था और उन्होंने तुरंत इसका अंदाजा लगा लिया। हालांकि इस तरह की रणनीति कभी भी नकली से असली में बदल सकती है। तब तक हम इस तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हम एक बार भी अपनी सतर्कता कम कर दें तो हम पर हमला हो सकता है। कैप्टन टोरिया, क्या आप डार्क स्काई को दूर भगा सकते हैं? टोरिया ने अपना सिर हिलाया। ये दानव लोक है जहां अंधकार तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय हैं और रात भी हो चुकी है। हमें अपने प्रकाश तत्व जादू को सक्रिय करने के लिए दुगनी मेहनत करनी होगी। इसे अंधकार में आकाश से दूर करना मुश्किल है। हमें अभी भी कोशिश करनी होगी, भले ही इसके लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़े। जनरल रिले ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। एक बार राक्षसों की योजना सफल हो गई तो हम सबके खत्म हो जाने का खतरा है। टोरिया ने दांत पीसकर सिर हिलाया। जनरल रिले की चिंता सही थी। भोर होते होते थके हुए जादूगर अब डार्क स्काई पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे। एक झूठे और असली उत्पीड़न में अंततः अनगिनत राक्षस डार्क स्काई में प्रकट हो गए। हालांकि मानव सैनिक थक चुके थे, फिर भी जादूगर के पिछले प्रयासों की बदौलत उन्हें आखिरकार थोड़ा आराम मिला। दुश्मन के प्रकट होने से सैनिकों को अपने उदास मन को शांत करने का एक रास्ता भी मिल गया। एक खूनी युद्ध और अच्छी खासी कीमत चुकाने के बाद उन्होंने राक्षसों के हमले को नाकाम कर दिया।
सैनिकों की जय जयकार सुनकर जनरल रिले की भौहें तन गईं। इन राक्षस सैनिकों के हमले बेहद भयंकर हैं और वे पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं। कुछ ने तो किसी न किसी चीज़ की मदद से खुद को उड़ा भी लिया। हर बार नुकसान दोगुना हो गया। हालांकि इन राक्षसों के उपकरण बहुत साधारण हैं। वे अपेक्षित अग्रिम पंक्ति के आक्रमणकारी पदों जितने विशिष्ट नहीं हैं, लेकिन वे सामान्य सैनिकों जैसे दिखते हैं। क्या हो रहा है? ये जीत मानव गठबंधन सेना के कमांडरों की उम्मीदों से भी बढ़कर थी। दुश्मन के खिलाफ हमारी जीत हुई। तैयार खड़ी विशाल सेना हवा में मुक्के मारने की स्थिति में थी। किसी भी स्थिति में ये युद्ध अभी शुरू हुआ है। दुर्गम जंगल। पहाड़ी पर एक आकृति खड़ी थी। उसका आधा चेहरा एक सुंदर पुरुष का था और आधा एक क्रूर राक्षस का। दोनों चेहरे एकदम विपरीत थे। बस एक ही चीज समान थी, उनकी आंखें, जो सब कुछ देख रही थीं, दूर स्थित दुर्गम ज्वालामुखी को घूर रही थीं। ज्वालामुखी विशेष रूप से शांत लग रहा था, पिछले दरवाजे की तुलना में बहुत शांत। टीएल अलूसिए, वह इस जगह पर क्यों है? रसातल को बुलाने के लिए। अध्याय 1212 स्तब्ध। मानव गठबंधन सेना मुख्यालय में गठबंधन सेना के कमांडर लेक्स द ग्रेट ने भौहें सिकुड़ी। बाकी जनरलों के चेहरे के भाव भी बहुत अच्छे नहीं थे। आज चौथा दिन था जब मानव गठबंधन सेना ने दानव क्षेत्र में प्रवेश किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी वास्तविक युद्ध का सामना नहीं किया था। पहले दिन मानव गठबंधन सेना को रात में राक्षसों ने परेशान किया और उन पर हमला किया। उन्होंने वीरतापूर्वक राक्षसों की सेना को खदेड़ दिया और उसकी कीमत चुकाई। दूसरे दिन मानव गठबंधन सेना का राक्षसों की मुख्य सेना से सीधा सामना नहीं हुआ, बल्कि वे चलते चलते गलती से जादुई अंधेरी खदान में घुस गए। ये जादुई अंधेरी खदानें मानव जगत से अलग थीं। अंधेरे तत्व के वातावरण की आड़ में उतार चढ़ाव बेहद कम थे, इसलिए उनका पता लगाना मुश्किल था। हालांकि विस्फोट की शक्ति बेहद अद्भुत थी, जिससे सामने वाली सेना को भारी नुकसान हुआ। सेना को अपनी गति धीमी करनी पड़ी। जादूगर खदानों का पता लगाने और उन्हें साफ करने के लिए आगे थे। हालांकि इसी समय दानव जादुई बंदूकों के नुकीले दांत आखिरकार प्रकट हो गए। जादूगरों का पहला जत्था लगभग बिना किसी अपवाद के लंबी दूरी के स्नाइपर की चपेट में आ गया। सीमा और सटीकता अद्भुत थी। जादूगर की रक्षा करने वाली भारी कवच वाली पैदल सेना भी इसे आते हुए नहीं देख पाए। भारी सुरक्षा के बीच अंधेरी खदान को साफ कर रहे जादूगरों के दूसरे जत्थे की गति काफी कम हो गई। शाम को मानव गठबंधन सेना को फिर से परेशान किया गया। वे पूरी रात सतर्क रहे। इस बार जादूगरों को पहले से ही इस तरह के बड़े पैमाने पर डार्क स्काई से निपटने का अनुभव था। हालांकि रात भर की प्रताड़ना के बाद भी कोई हमला नहीं हुआ। जादूगरों ने बहुत सारी जादुई शक्ति खर्च कर दी थी और वे थक चुके थे। तीसरे दिन भी उन्हें एक भी दुश्मन नहीं मिला। यहाँ तक कि जिन नागरिक घरों से वे गुजरे वे सब खाली थे, जो अप्रत्याशित था। मानव गठबंधन सेना को अजीब और व्यथित महसूस हुआ, क्योंकि वे दुश्मन को छू भी नहीं सकते थे। रात में वही परेशान करने वाली रात्रिकालीन हमले की रणनीति नकली और असली में फर्क कर रही थी। जब जादूगर डार्क स्काई को तितर-बितर करने में लगभग असमर्थ हो गए, तो वे हताश राक्षस सेना अंततः डार्क स्काई में फिर से प्रकट हुई। आत्मघाती राक्षस बमों ने मानव गठबंधन सेना को फिर से दोगुने से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पिछले 3 दिनों में राक्षस मानव गठबंधन सेना को लोमड़ी की तरह चालाक, पागल और हताश दिखा रहे थे, लेकिन वे हमेशा सिर्फ छिपकर हमले और उत्पीड़न ही करते थे। कोई वास्तविक मुठभेड़ नहीं हुई थी। अंततः एक खुफिया सूचना मानव गठबंधन सेना मुख्यालय तक पहुंची। मोर्चे से तत्काल रिपोर्ट, हमें राक्षस की लगभग 1 लाख लोगों की मुख्य सेना मिल गई है। आखिरकार प्रकट हुए। मानव गठबंधन सेना के एक जनरल ओस्वेन ने अपनी मुट्ठी हिलाकर जवाब दिया, ये धूर्त राक्षस। अंततः अब हमारी बारी है लड़ने की। महाराज लेक्स, एक व्यापक हमले का आदेश दें और इन 100,000 लोगों को खा जाएं। लेक्स द ग्रेट की भौहें ढीली नहीं हुईं। उसने गहरी आवाज में कहा, इन राक्षसों में जरूर कुछ गड़बड़ है। सैंड्रो ने सिर हिलाया, मुझे भी यही लग रहा है। पिछले युद्धों के अनुसार ज्यादातर राक्षसों ने अपनी ही पहल पर शक्तिशाली गति और पूर्ण शक्ति के साथ हमारी धरती पर आक्रमण किया था। ये पूरी तरह से एक विनाशकारी आक्रमण था। अगर दानव क्षेत्र पर हमला करने की पहल मनुष्य भी करते, तो भी उन्हें एक उन्मत्त, भयंकर, सीधे हमले का सामना करना पड़ता। क्या कभी ऐसी स्थिति आई है? क्या ऐसा हो सकता है कि राक्षसों के भीतर कुछ गड़बड़ हो गई हो? और इस बार दोनों लोगों का द्वार 100 साल से भी पहले प्रकट हो गया। राक्षस समय पर तैयारी नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने इसे टालने के लिए इस तरह की चाल ही अपनाई। नहीं, राजकुमारी फिली ने अपना सिर हिलाया। दानव क्षेत्र के 3 साम्राज्यों के गठबंधन बनाने की खबर बहुत पहले ही पक्की हो चुकी है। दानव क्षेत्र से लौटे 1 से ज्यादा प्रशिक्षकों ने इसकी पुष्टि की है। इसके अलावा आप इसे किसी भी नजरिए से देखें, इस बार गठबंधन की स्थिरता सामान्य संधियों की तुलना में कहीं ज्यादा है।
मेरा मानना है कि युवा सेनापति ने उस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में सुना होगा जिसने तीनों महारानियों से शादी की थी, इसलिए मुझे लगता है कि दुश्मन के आंतरिक कलह की संभावना लगभग शून्य है। हम इस पर अपनी उम्मीदें नहीं लगा सकते। इसके विपरीत दुश्मन की चालों से सावधान रहना और भी जरूरी है। जाहिर है, राक्षसों ने पहले हमारी युद्ध शक्ति को कमजोर करने के लिए हथकंडे और जाल बिछाए थे। अब वे आखिरकार हमारी अग्रिम पंक्ति की सेनाओं को मारने के लिए अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये लड़ाई न सिर्फ लड़ी जानी चाहिए बल्कि जीती भी जानी चाहिए। ओस्वेन के इस निष्कर्ष को कई लोगों ने स्वीकार किया। हमारे अनुवर्ती सैनिकों ने प्रभावी सुदृढ़ीकरण के लिए अपनी दूरी बनाए रखी है। अगर हम लड़ने के लिए दृढ़ हैं तो हम कम से कम समय में एक विशाल संरचना बनाने के लिए एकत्रित हो सकते हैं। हमारे व्यक्तिगत सैनिकों की युद्ध शक्ति राक्षसों की तुलना में कमतर हो सकती है, लेकिन यह मत भूलिए कि हमारे पास संरचनागत जादुई व्यूह का सबसे बड़ा लाभ है। ये हमारी सेना को एक शक्तिशाली समूह बनाने में सक्षम बनाता है, जो इस तरह के बड़े पैमाने पर सामने से होने वाले युद्ध में सबसे प्रबल शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यह ऐसी चीज़ है जो राक्षसों के पास नहीं है। भले ही राक्षसों के पास पर्यावरणीय लाभ हो, फिर भी हम आमने सामने की लड़ाई में जरा भी नहीं हारेंगे। सैंड्रो ने धीरे से सिर हिलाया। खैर, जब से दुश्मन की नियमित सेना सामने आई है, हम लड़ाई से बच नहीं सकते। पिछले कुछ दिनों में दुश्मन के उत्पीड़न के कारण सैनिकों का मनोबल गिरा हुआ है। साथ ही वे संयम भी बनाए हुए हैं। अब तनाव दूर करने और अपनी ताकत दिखाने का यह एक आदर्श अवसर है। लेक्स ने एक क्षण के लिए विचार किया, उसके बाद उसने अंततः दानव क्षेत्र में बड़ी ताकतों को जल्दी से इकट्ठा करने और मुख्य राक्षसों पर पूरी ताकत से हमला करने का निर्णय लिया। अप्रत्याशित रूप से इस आदेश के जारी होने के कुछ ही समय बाद एक के बाद एक 2 तत्काल युद्ध रिपोर्टें आईं। प्रथम युद्ध विवरण। जब मानव सेना युद्ध की तैयारी के लिए एकत्रित हो रही थी, राक्षसों की मुख्य सेना अचानक गायब हो गई। हर कोई दंग रह गया। यह अचानक कैसे गायब हो गया? ये तो 1 लाख लोग हैं। जब हम पूरी ताकत से एक कठिन युद्ध लड़ने ही वाले थे कि दुश्मन फिर से पीछे हट गया। क्या ये अब भी बहादुर और क्रूर राक्षस हैं? क्या ये सेना काले भूतों से बनी है? दूसरी युद्ध रिपोर्ट। सेना में बड़ी संख्या में मरे हुए लोग दिखाई दिए। कई तो जमीन से बाहर निकल रहे थे। इस युद्ध रिपोर्ट ने लोगों को अनायास ही जमीन से निकले सड़े हुए हाथों के जोड़े के दृश्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसे देखकर लोग सिहर उठे। तो यही तो उनकी योजना है। ओस्वेन को अचानक एहसास हुआ, वह इलाका जरूर कोई कब्रिस्तान या युद्ध क्षेत्र होगा। दुश्मन ने जानबूझकर हमें वहां इसलिए पहुंचाया है ताकि हमारी सेना को मरे हुए सैनिकों के साथ मिलकर खत्म कर दे। फिर छिपी हुई मुख्य सेना असली हमला करने का मौका ढूंढ लेगी। इसमें कोई शक नहीं कि वे चालाक शैतान हैं। बाकी जनरलों को एक एक करके सब समझ आ गया। यहाँ तक कि राजकुमारी फिली भी सिर हिलाए बिना न रह सकी। महामहिम लेक्स, मेरा सुझाव है कि सैनिकों को तुरंत पीछे भेजकर सुदृढ़ीकरण किया जाए। साथ ही सैनिकों की निरंतरता बनाए रखने के लिए द्वार तक सैनिकों की संख्या बढ़ाते रहें। जब तक हमारी पूर्ण शक्ति पर्याप्त है, ये षड्यंत्र हमें हिला नहीं सकता। लेक्स द ग्रेट ने सैंड्रो की तरफ देखा। ब्लू ग्लोरी एम्पायर का नंबर 1 जनरल कुछ सोच रहा था और वह बाकियों की तरह ओस्वेन की राय से सहमत नहीं था। जब लेक्स द ग्रेट की नज़र रेत की मेज पर सैनिकों के वितरण पर पड़ी तो वह अचानक चौंक गया। अब और सहायता की आवश्यकता नहीं। सैंड्रो की आवाज़ सुनाई दी। न सिर्फ हम सैनिक नहीं बढ़ा सकते, बल्कि हमें तुरंत पीछे हटना भी होगा। लेक्स द ग्रेट और सैंड्रो एक दूसरे को देखते हुए एक आम सहमति पर पहुंचे। दुश्मन हमारे सैनिकों को खत्म नहीं कर रहा, बल्कि हमें और सैनिक भेजने का लालच दे रहा है। यह एक जाल है, और यह एक बड़ी भूख वाला जाल है। हाँ, पहले के उत्पीड़न और छिपे हुए हमले, जिनमें अब मरे हुए लोगों का हमला भी शामिल है, हमें वाकई भ्रमित कर रहे हैं। सैंड्रो रेत की मेज के पास गया। हमारी मौजूदा संरचना के साथ अगर हम और सैनिक भेजकर अंदर तक जाएं, तो युद्ध संरचना और भी विस्तृत हो जाएगी। उस समय उन्हें बस कुछ जरूरी हिस्सों को काटकर हम पर हमला करना होगा, फिर हमारी पूरी सेना का सफाया हो जाएगा। क्या जनरल सैंड्रो ने राक्षसों की क्षमता को जरूरत से ज्यादा आंका था? हालांकि ओस्वेन को लगा कि सैंड्रो का विश्लेषण उचित था, लेकिन वह निश्चित रूप से असंतुष्ट था क्योंकि उसका अपना दृष्टिकोण पूरी तरह से पलट दिया गया था। मैंने दुश्मन को कम नहीं आंका। सैंड्रो ने अपना सिर हिलाया। मुझे अंदाजा है कि राक्षस हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। लेक्स द ग्रेट ने दृढ़ निश्चय किया। रिले को पीछे हटने की तैयारी करने का आदेश दो। साथ ही पीछे की सेना को भी सुदृढ़ीकरण का दिखावा करने दो और अग्रिम पंक्ति से जुड़कर दुश्मन से बचाव की तैयारी करने दो। हम पहले ही एक पैर से जाल में फंस चुके हैं। राक्षस हमें इतनी आसानी से पीछे हटने नहीं देंगे। सैंड्रो ने सिर हिलाया। नुकसान तो अवश्यंभावी है, लेकिन ये तो युद्ध की शुरुआत मात्र है। पूरे शतरंज के खेल के लिए ये सचमुच एक छोटी सी गलती थी। असली जीत या हार अभी बहुत दूर थी, लेकिन शतरंज के मोहरे के लिए इस तरह की गलती एक विनाशकारी आपदा थी जिसने उन्हें शतरंज की बिसात से बाहर कर दिया।
दानव गठबंधन सेना मुख्यालय को मानव गठबंधन सेना की आपातकालीन वापसी की खबर मिली। कमांडर गैरेंट ने आह भरी, लगता है दूसरा पक्ष अपेक्षा से ज्यादा सतर्क है। मेरी भूख अभी भी बहुत ज्यादा है। इस बार मैं उन मौत की सजा वाले तोपचारा दस्तों को नहीं भेज सकता। मेरा आदेश मानो, हर विभाग की मुख्य सेना चौतरफा हमला करेगी ताकि दानव क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी मनुष्य रक्तपंजा एस्टेट में लाशों में बदल जाएं। दुष्वप्न ज्वालामुखी। ओर्क्स ने जमीन पर एक के बाद एक बड़े बड़े निशान उकेर दिए। लबादा ओढ़े, आधा सुंदर आदमी और आधा राक्षस, सूखी लकड़ी की एक लंबी छड़ी पकड़े हुए, हर निशान पर लड़खड़ाते हुए चल रहा था। जहां भी वह गुजरता, उन छापों से एक हल्की रोशनी निकलती, फिर वे चट्टान में इस तरह धंस जाती मानो वे पहले कभी अस्तित्व में ही न थीं। सर, बीमन ऑफ किंग फूगर ने लबादा पहने आदमी को गहरा प्रणाम किया। सर ने जो छाप बनाने का आदेश दिया था वह पूरा हो गया है। फूगर नाइटमेयर वाइल्डनेस का सबसे शक्तिशाली ऑक राजा हुआ करता था। हालांकि कुछ साल पहले पवित्र चर्च की डिविनिटी टेम्पल नाइट रेजिमेंट और विभिन्न देशों द्वारा भेजी गई संयुक्त सेना ने ऑक जनजाति का अचानक सफाया कर दिया था। किसी भी जनजाति को नहीं बख्शा गया। अगर किसी ने उसे खबर न दी होती और कुछ ऑक जनजाति को जल्दी से वहां से न निकाला होता तो ऑक जनजाति का वंश ही समाप्त हो जाता। उस समय जिस रहस्यमय व्यक्ति ने खबर दी थी उसने ऑक जनजाति को एक द्वीप पर बसाने में मदद की थी, और जब वह बैच का आधा हिस्सा छोड़कर तैर गया तो वह अजीब आदमी बैच का दूसरा आधा हिस्सा लेकर आया और अपना नाम बताया। तभी फुगर को पता चला कि जिस व्यक्ति ने ऑक जनजाति को इस आपदा से बचाने में मदद की थी वह असल में, चाहे इस व्यक्ति की दयालुता का बदला चुकाना हो या उसकी भयानक शक्ति का, फुगर इस व्यक्ति के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सका। उसने कुलीन वर्ग के एक समूह का नेतृत्व करते हुए दुष्वप्न के जंगल में फिर से कदम रखा। उन्होंने लबादे वाले व्यक्ति की ज़रूरतों के अनुसार तरह तरह के अजीबोगरीब इंतजाम भी किए। हाँ, लबादा पहने आदमी ने चारों ओर देखा और सिर हिलाया। कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। यह मेरा कर्तव्य है, महोदय। फूगर आमतौर पर विद्रोही और अहंकारी था, लेकिन वह इस व्यक्ति के सामने बेहद विनम्र था। क्या महोदय के पास कोई और आदेश है? अब तुम जा सकते हो। लबादा पहने आदमी ने दूर से दुष्वप्न ज्वालामुखी को देखा और अपने हाथ में सूखी लकड़ी का डंडा उठाया। दोनों बैज एक हो गए, फिर वह एक हरे पत्ते में बदल गया और फूगर की ओर उड़ गया। ये लो। फूगर ने पत्ती के आकार का बैज अपने हाथ में पकड़ लिया और उसकी अभिव्यक्ति अनिश्चित हो गई। सर, और कुछ मत कहो, लबादा पहने आदमी ने हाथ हिलाया। अगर तुम चाहते हो कि ऑक जनजाति का वंश चलता रहे तो यही एकमात्र उम्मीद है। एक आखिरी याद दिला रहा हूं, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। फूगर ने और कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। उसने सिर झुकाया और अपने लोगों के साथ नाइटमेयर वोल्केनो से चला गया। समय, लबादा पहने आदमी ने जाते हुए ओर्क्स की तरफ नहीं देखा, बस ऊपर आसमान की तरफ देखा। अगर कोई उसके सामने होता तो उसे अजीब सा एहसास होता कि सिर उठाकर खड़ा यह व्यक्ति लंबी सांस छोड़ते हुए आसमान की तरफ नीचे देख रहा है। ओह, हमारा समय खत्म हो रहा है। अध्याय 1213, वास्तविक कंपन। एक तेज रोशनी टिमटिमा रही थी। इस चकाचौंध भरी चमक ने मौत और विनाश ला दिया। यहाँ तक कि भारी कवच और मोटी ढालों से लैस भारी पैदल सेना भी इससे बच नहीं पाए। वे तुरंत वाष्पीकृत हो गए। जमीन पर केवल धातु के मलबे का एक हिस्सा ही बचा था। धधकती रोशनी बस रुक रुक कर टिमटिमा रही थी। उसे फिर से चमकने में थोड़ा समय लगता, जबकि आसमान से गिरते हुए जलते हुए पत्थर बिना रुके एक के बाद एक बरस रहे थे। जब पत्थर जमीन पर गिरते तो फट जाते। केंद्र के पास खड़े सैनिक हवा की लहरों से एक के बाद एक दूर जा गिरते। अगर सैनिक बच भी जाते तो उनकी नसें और हड्डियां टूट जातीं। अगर जादुई क्रिस्टल तोप की रोशनी बिजली जैसी थी और गुलेल के जलते हुए पत्थर गरज जैसे थे, तो बैलिस्टा ओलावृष्टि जैसा था जो स्टील की ढाल को भेदने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। विस्फोट के बाद बेहद जहरीला टूटा हुआ ब्लेड और भी ज्यादा घातकता के साथ चारों ओर घूमता था। बिजली, गरज और ओलों के साथ अनगिनत तीर और गोलियां बरसाई गईं, जिससे मानव गठबंधन सेना की जान तेजी से चली गई। लंबी दूरी के हमले के बाद भारी कवच वाले घुड़सवारों के दल क्षितिज पर दिखाई दिए। हालांकि यह इलाका पूरी तरह से मैदानी नहीं था, फिर भी राक्षसी घुड़सवार साधारण घोड़ों पर नहीं बल्कि भेड़ियों या बाघों जैसे खूंखार जानवरों पर सवार थे। वे इस उबड़-खाबड़ इलाके में ऐसे दौड़ रहे थे जैसे किसी मैदान पर हों। घुड़सवार और जानवर दोनों ही परिष्कृत और मजबूत कवच से ढके हुए थे। एक समान काले कवच और काली तलवारें एक रोमांचक दृश्य का एहसास करा रही थीं। वे कांपती जमीन पर ऐसे रौंद रहे थे जैसे कोई काली धारा आगे बढ़ रही हो। मानव गठबंधन सेना की जादुई बंदूकें या धनुष बाण घुड़सवारों और जानवरों के लोहे के कवच को भेद नहीं पा रहे थे। जहां भी बाढ़ गुजरती वहां कुचली और चपटी लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थीं। मानव गठबंधन सेना के अग्रिम कमांडर जनरल रिले रक्षात्मक दल की कमान संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उनके शरीर पर कई घाव थे, सबसे ज्यादा स्पष्ट एक गोली का घाव था।
कुलीन सुरक्षाकर्मियों की कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी यही स्थिति थी। राक्षसी निशानेबाज बहुत ही भयानक थे। उन्होंने गठबंधन सेना के कई छोटे दल कमांडरों को निशाना बनाया, जिससे स्थिति और भी बेकाबू हो गई। एक कुशल सेनापति होने के नाते रिले ने राक्षसों की मुख्य सेना के विरुद्ध युद्ध के आक्रामक और रक्षात्मक दृश्यों की कल्पना अपने मन में एक से ज्यादा बार की थी। हालांकि जब राक्षसों की सेना सचमुच आई तो उसे एहसास हुआ कि वास्तविक युद्ध की स्थिति उसकी कल्पना से कहीं आगे निकल चुकी थी। शायद ये कहा जाना चाहिए कि राक्षसों की युद्ध शक्ति उसकी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा थी। यह एक असमान युद्ध था। बेहतर रणनीति, ज्यादा उन्नत और शक्तिशाली हथियार और ज्यादा प्रचंड युद्ध शक्ति ने एकतरफा स्थिति तय कर दी थी। घोर प्रतिरोध के बावजूद मानव गठबंधन सेना फिर भी मारे जाने और कुचले जाने से बच नहीं सकी। रिले को सबसे ज्यादा डर इस बात से लगा कि राक्षसों ने एक अद्भुत टीम आक्रमण क्षमता दिखाई, जो वास्तव में उस जादुई व्यूह रचना से कमतर नहीं थी जिस पर मनुष्य सबसे ज्यादा निर्भर थे। इतना ही नहीं, वे विशाल परिचित आकृतियां आकाश में भी दिखाई दी, उड़ती और गोता लगाती हुई जादुई बम फेंकती हुई। वे लगभग सर्वशक्तिमान थीं। किसी ने पहले ही असेंबल पपेट्स का नाम पुकारा था। यह एक ऐसी इकाई थी जो केवल जादुई खेलों में ही होती थी। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि दानव लोक में भी यही जादुई खेल था। ड्रैगन ने शुरुआत में ही इसकी व्याख्या कर दी थी। भयानक बात यह थी कि दानवों ने वास्तव में वह मारक अस्त्र बनाया था जो केवल मायावी था, और उसकी शक्ति लगभग खेल में मौजूद शक्ति के बराबर ही थी। अपनी लाइन में रहो, कसकर पकड़ो। रिले कुछ देर तक जोर से चिल्लाता रहा। उसे चक्कर आ रहा था और वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। सिर्फ उसकी चोटें ही नहीं, बल्कि पूरी मानव गठबंधन सेना भी। टकराना, फिर से वही स्नाइपर राइफल। उसके बगल में खड़ा आखिरी एलीट गार्ड भी गिर गया। बैंग बैंग बैंग। रिले ने अपनी तलवार उठाई, कमान जारी रखना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि उसकी आखिरी ताकत भी खत्म हो गई है। उसे लगा जैसे दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है और उसका शरीर हल्का होता जा रहा है। मानव गठबंधन सेना कमान केंद्र। क्या रिले का सफाया हो गया? इतनी जल्दी? लेक्स द ग्रेट, जो हमेशा शांत रहता था, हैरान रह गया। बाकी सभी जनरल पीले पड़ गए थे। हालांकि यह उम्मीद थी कि रिले की सेना को भारी नुकसान होगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। और यह सब इतने कम समय में हुआ। जैसा कि जनरल सैंड्रो ने अनुमान लगाया था, राक्षसों की शक्ति उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा प्रबल थी। बहुत ज्यादा प्रबल। केंद्रीय सेना इस समय घेरे में है और जनरल हॉस अतिरिक्त सैनिकों की मांग कर रहे हैं। ओस्वेन ने जल्दी से कहा, क्या हमें जल्द से जल्द अपनी सेना बढ़ानी चाहिए और केंद्रीय सेना का समर्थन करना चाहिए? कोई अतिरिक्त बल नहीं, सैंड्रो ने कहा। इस जवाबी हमले में राक्षस पूरी ताकत लगा देंगे। अगर हम और सैनिक भेजेंगे तो इससे बेवजह हताहतों की संख्या बढ़ेगी। एकमात्र उपाय यही है कि केंद्रीय सेना को छोड़ दिया जाए। पीछे की सेना तुरंत दरवाजे से हट जाए और ज्यादा हताहतों से बचें। इतना कहकर सैंड्रो ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसकी आंखों में एक पीड़ा का भाव था, क्योंकि होस ब्लू ग्लोरी साम्राज्य का सेनापति था। वह उसका एक करीबी दोस्त भी था जो जीवन मरण में उसके साथ रहा था। फिर भी पूरी गठबंधन सेना को नियंत्रित करने वाली कमान के सदस्य होने के नाते वह यही फैसला ले सकता था। लेकिन लेक्स द ग्रेट खड़े हुए। किसी भी परिस्थिति में अपने साथियों को छोड़ना एक दर्दनाक और शर्मनाक फैसला होता है, लेकिन हमें ये करना ही होगा, वरना हम और भी साथी खो देंगे। इस बार मैं अपने गलत फैसले की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। नहीं, मैं भी जिम्मेदार हूं। सैंड्रो ने आह भरी। ये कहा जा सकता है कि वहां मौजूद हर कोई जिम्मेदार है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये युद्ध तो बस एक प्रस्तावना है। सभी ने सिर हिलाया। लेक्स द ग्रेट ने भी सिर हिलाया जब उसने देखा कि सैंड्रो ने सभी को जिम्मेदारी लेने के लिए आगे बढ़ाया। उसने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया। फिर उसने अपना स्वर बदला। इस युद्ध ने हमें एक दर्दनाक सबक सिखाया है, लेकिन यह व्यर्थ भी नहीं गया। कम से कम राक्षसों की युद्ध शक्ति का मूल्यांकन तो हुआ है। ये युद्ध शक्ति हमारी कल्पना से कहीं परे है, लेकिन वे अजेय नहीं हैं। मानव इतिहास में हमने अपने से ज्यादा शक्तिशाली शत्रुओं को एक से ज्यादा बार हराया है। राक्षस उनमें से एक हैं। इसके अलावा इतने सालों में राक्षसों को कभी भी असली जीत नहीं मिली है। हम आज राक्षसों के खून से इस शर्म को धो देंगे। मुझे विश्वास है कि हम इस बार के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। लेक्स द ग्रेट 2 पवित्र शासकों में से एक बनने के योग्य थे। उन्होंने कुछ ही शब्दों से सभी का मनोबल बढ़ा दिया। सैंड्रो ने सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल सही। सबसे जरूरी काम है कि सबसे मजबूत सैनिकों को तुरंत दरवाजे के आसपास घात लगाने के लिए तैनात किया जाए। साथ ही गोल्डन एस्टेट के रक्षा क्षेत्र को भी जल्दी से मजबूत किया जाए। राक्षस शायद मौजूदा गति का फायदा उठाकर आगे बढ़ेंगे और पराजित सैनिकों को खदेड़ देंगे। हम उनके आने का इंतजार कर सकते हैं और उन्हें एक शानदार तोहफा दे सकते हैं। सभी सहमत थे। लेक्स द ग्रेट ने मन ही मन आह भरी।
मूल रूप से उसने हमला करने की पहल इसलिए की क्योंकि वह प्रतिद्वंद्वी को आश्चर्यचकित करना चाहता था, लेकिन हो सकता है कि उसका इरादा गोल्डन एस्टेट को मुख्य युद्ध क्षेत्र बनने से रोकने का भी हो। अब चूंकि राक्षस शक्तिशाली थे, वे केवल गोल्डन एस्टेट की ओर ही पीछे हट सकते थे। यरोदिशा निश्चित रूप से प्रभाव से बच नहीं पाएगा। भले ही उन्होंने अंततः राक्षसों को हरा दिया हो, पूरे ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये कहना मुश्किल था कि पूर्व पवित्र साम्राज्य की शक्ति बहाल हो पाएगी या नहीं। नतीजतन पवित्र चर्च पंथ निश्चित रूप से मदद करने के इस अवसर को जाने नहीं देगा। तब तक संभवतः उस समय एक रक्तहीन लेकिन अधिक कठिन युद्ध हो चुका होगा। जैसी कि उम्मीद थी, दानव क्षेत्र में घुसी केंद्रीय सेना की अग्रिम पंक्ति का सफाया हो गया। जनरल हॉस मारा गया और पीछे की सेना को भी भीषण हमले का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से वे जल्दी पीछे हट गए, इसलिए मुट्ठी भर सैनिक तब तक बच गए जब तक कि वे सभी दानव क्षेत्र से बाहर नहीं निकल गए। बचे हुए सभी सैनिकों के चेहरों पर बस एक ही भाव था, डर। हालांकि पिछली सेना के अधिकांश हिस्से को खत्म करने के बाद जब राक्षस बढ़त में थे तो वे दरवाजे से मानव जगत में नहीं घुसे। इसके बजाय वे व्यवस्थित तरीके से पीछे हट गए, जिससे स्वर्ण संपदा की तत्काल तैयार की गई घात व्यर्थ हो गई। मानव जगत के विभिन्न देशों के लोगों को पता चल गया था कि गठबंधन सेना की अग्रिम पंक्ति की सेना हार गई है, लेकिन हताहतों की सही संख्या स्पष्ट नहीं थी। लेक्स द ग्रेट ने भी एक सार्वजनिक भाषण दिया, इस बार हमारा प्रतिद्वंद्वी न केवल अभूतपूर्व रूप से क्रूर और चालाक है, बल्कि एक अनुभवी शिकारी की तरह धैर्यवान भी है। इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा और एक नए युद्ध की तैयारी करनी होगी। ये शिकार का खेल तो बस शुरुआत है। शिकारी कौन है और शिकार कौन, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। इसके अलावा एक अप्रत्याशित खबर यह भी आई कि ऑक्स सैनिकों का एक समूह मानव गठबंधन सेना में शामिल हो गया है। ऑक्स मूल रूप से नाइटमेयर वाइल्डनेस में रहते थे। कुछ साल पहले पवित्र चर्च ने विधर्म के नाम पर विभिन्न साम्राज्यों की एक संयुक्त सेना का गठन किया और ऑक्स को घेर लिया, जिससे उनकी जनजाति लगभग नष्ट हो गई। कोई नहीं जानता था कि ये ऑक्स कहाँ से आए थे और असल में ये ह्यूमन कोएलिशन आर्मी में शामिल हो गए थे, जिसके साथ इनका खूनी झगड़ा था। अगर आप उन्हें समझाएं कि ये असभ्य ऑक्स धार्मिकता समझते हैं या ऐसा ही कुछ, तो खुद ऑक्स भी इस पर यकीन नहीं करेंगे। हालांकि अब एक असाधारण दौर था और ऑक्स को मानव जगत का एक हिस्सा माना जा सकता था। इस बार मानव गठबंधन सेना में न केवल मानव साम्राज्य शामिल थे, बल्कि एल्व्स, ड्रैगन्स और हॉबिट्स भी शामिल थे। अगर वे ऑक्स पर बेतहाशा हमला करते तो मानव जाति के अलावा अन्य जातियों को जरूर चिंता होती। एल्फ जनजाति की राजकुमारी फिली ने ऑक्स का स्वागत करने में अगुवाई की। ड्रैगन्स और हॉबिट्स को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। इस पृष्ठभूमि में ऑक्स अंततः मानव गठबंधन सेना में सफलतापूर्वक शामिल हो गए। गठबंधन सेना मुख्यालय के कमांडर और जनरलों ने भी उनका स्वागत किया। विभिन्न कारणों से लेक्स द ग्रेट और अन्य ने ड्रैगन, एल्व्स और हॉबिट्स को दानव क्षेत्र में प्रवेश करने वाली अग्रिम पंक्ति की सेना में शामिल होने के लिए नहीं कहा। अब ये ऑक्स तो भयंकर और बहादुर थे। वे राक्षसों का सीधा सामना करने के लिए सबसे उपयुक्त थे, जो कि सबसे जरूरी तोप का चारा था। वे मना क्यों करते? ऑक्स का आना बस एक छोटा सा अंतराल था। सबका ध्यान अभी भी दो दुनियाओं के बीच के दरवाजे पर था। पिछली लड़ाई के बाद दरवाज़ा फिर से खामोशी में डूब गया, लेकिन दानव लोग और मानव लोग दोनों ही यह अच्छी तरह जानते थे कि यह खामोशी बस समय के साथ और ज़्यादा ताकत हासिल करने की होड़ थी। अगली लड़ाई दोनों पक्षों के बीच एक असली टक्कर होगी। इससे दोनों लोगों में पूरी तरह से हड़कंप मच जाएगा। ये पल निश्चित रूप से ज़्यादा लंबा नहीं होगा। इस समय एक और जगह जो कई वर्षों से शांत थी, अंततः हिलने लगी। दुर्स्वप्न ज्वालामुखी की जमीन कांप उठी। संपूर्ण भू आकृति धीरे धीरे लहरा रही थी, मानो कुछ फैलने लगा हो। इस समय जमीन पर छिपे हुए वे विशाल रन हरे रंग की चमक के साथ चमकते हुए दिखाई देने लगे। विस्तार की शक्ति पर हरी बत्ती पड़ने के बाद वह थोड़ा कांप उठी और धीरे धीरे फिर सिकुड़ गई। हालांकि वह पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। फिर वह फिर से फैलने लगी। सिकुड़ने और फैलने की दो बिल्कुल अलग ताकतें लगातार संघर्ष कर रही थीं। लबादा पहने आदमी हाथ में क्लच लिए चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था। आसपास की हर चीज इस जबरदस्त बल से कांप उठी। आसमान में बादलों में भी दरारें पड़ गईं और दरारों के बीच खून सा लाल रंग फैल गया। आखिरकार कंपन शांत हो गया, लेकिन लबादा और आदमी की निगाहें जरा भी शांत नहीं हुईं। उस युद्ध की तरह कंपन तो बस शुरू ही हुआ था, असली कंपन। अध्याय 1214 दुर्स्वप्न। दिन प्रतिदिन समय बीतता गया। गोल्डन एस्टेट के द्वार पर जहां अनगिनत आंखें देख रही थीं, अंततः राक्षस प्रकट हुआ। हालांकि वहां केवल एक व्यक्ति था। पूरी ताकत से प्रतीक्षा कर रही मानव गठबंधन सेना और राक्षसी जानलेवा आभा का सामना करते हुए ये व्यक्ति शांत और शांत दिखाई दे रहा था, मानो उसे कोई परवाह ही न हो। ये संयम तब भी कायम रहा जब दानव गोल्डन एस्टेट सिटी में मानव गठबंधन सेना के मुख्यालय तक पहुंच गया।
राक्षसों का दूत। लेक्स द ग्रेट ने अपने सामने खड़े राक्षस को देखा, जो आम इंसानों से कुछ अलग नहीं लग रहा था। शाही परिवार के अलावा ये राक्षसों में सबसे शक्तिशाली जाति का महान राक्षस होना चाहिए। युद्ध के दौरान उनमें एक विशेष राक्षसी परिवर्तन होता था। नमस्कार, महामहिम लेक्स, मैं फ्रांसिस हूँ, वाचेली, रेड ड्रैगन लीजन का डिप्टी लीजन कमांडर, जो फॉलन एंजल एम्पायर के प्रथम जनरल जॉर्ज के अधीन है। मैं आपको डेमन कोएलिशन आर्मी के सर्वोच्च कमांडर जनरल गैरेंट की ओर से एक चुनौती पत्र भेज रहा हूँ। फ्रांसिस का स्वर न तो विनम्र था और न ही रौबदार, क्योंकि वह शांति से चारों ओर घूरती आंखों का सामना कर रहा था। जनरल गैरेंट, तो यही वह कमांडर है जिसने मुझे दानव क्षेत्र में पिछली लड़ाई में कष्ट दिया था। लेक्स द ग्रेट ने अपने अधीनस्थों को फ्रांसिस के हाथ से चुनौती पत्र लेने का आदेश दिया। उस पर नज़र डालने के बाद वह थोड़ा हैरान हुआ। जनरल गैरेंट मुझसे निष्पक्ष लड़ाई चाहते हैं। इस स्वर्णिम संपदा में राक्षसों ने मानव गठबंधन सेना की स्थिति और स्वर्ण संपदा के द्वार के बारे में बंदी सैनिकों से ही जाना होगा। यह जरूरी नहीं कि बंदी सैनिकों का विश्वासघात ही हो। इस जादुई दुनिया में स्मृति पढ़ने के कई साधन थे, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्हें ये जानकारियां मिल गईं। हाँ, फ्रांसिस की आंखें चमक उठीं जब उसने चारों ओर देखा। मुझे नहीं पता कि तुम सब में हिम्मत है या नहीं। कितना घिनौना उकसावा, इस छोटी सी चाल से हमें भड़काना चाहते हो। ड्रैगन ब्राइट एम्पायर के प्रसिद्ध सेनापति ट्रिस्टन का स्वभाव हमेशा से ही उग्र रहा था। वह तुरंत चिल्लाया, महाराज, राक्षस दुष्ट और षड्यंत्रकारी होते हैं। पिछली लड़ाई में उनके जाल में फंसकर हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस राक्षस पर अपनी बातें व्यर्थ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे मारकर इसका सिर दानव लोक में फेंक देना ही सबसे अच्छा जवाब है। ट्रिस्टन का इकलौता छोटा भाई दानव क्षेत्र में तैनात पिछली सेना का सेनापति था। दुर्भाग्यवश दानव क्षेत्र के पिछले युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए ट्रिस्टन दानवों से दिलो जान से नफरत करता था। जैसे ही यह शब्द निकला, एक के बाद एक कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी और मुख्यालय में हत्या का जुनून उमड़ पड़ा। हालांकि फ्रांसिस की शक्ति दानव सम्राट के चरम पर पहुंच चुकी थी, फिर भी उसके लिए ऐसी शक्तिशाली जगह से बच निकलना असंभव था। लेक्स द ग्रेट ने निडर फ्रांसिस को घूरा और अचानक मुस्कुराया, प्रशंसनीय साहस। ये वाक्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उस जनरल गैरेंट के लिए है। मैं समझ रहा हूं कि उसका क्या मतलब है। ये लड़ाई एक खुली साजिश है। पूरी ताकत के सामने साजिश एक तुच्छ चाल से ज्यादा कुछ नहीं है। कृपया वापस जाकर जनरल गैरेंट से कहो कि मैं उसकी चुनौती स्वीकार करता हूं। जब ट्रिस्टन ने देखा कि लेक्स द ग्रेट ने फ्रांसिस को बिना किसी चोट के वापस जाने दिया, तो वह चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सका। महाराज, लेक्स द ग्रेट ने अपने पुराने अधीनस्थ की ओर देखा। ट्रिस्टन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप युद्ध के मैदान में दुश्मन सेना की कमान संभाल रहे इस राक्षस जनरल का सिर काट देंगे, लेकिन इस दूत का नहीं। ट्रिस्टन ने बड़ी तेजी से अपनी कमर के चारों ओर मूठ कस ली। हाँ, मैं उस लड़ाई में जनरल ट्रिस्टन से फिर मिलने के लिए उत्सुक हूं, ये देखने के लिए कि किसके पास सबसे तेज तलवार है। मैं अब चलता हूं। फ्रांसिस ने लेक्स द ग्रेट को एक साधारण सैन्य सलामी दी और फिर मुड़कर चला गया। एक पल की खामोशी के बाद सैंड्रो, जो अब तक चुप था, बोला, इस बार राक्षसों की चुनौती अप्रत्याशित है। उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक है उनका आत्मविश्वास। वे असल में हमारे युद्ध क्षेत्र में युद्ध का प्रस्ताव रखते हैं। इस तरह का आत्मविश्वास लगभग भयावह है। हमें जीतने का आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन हमें हर तरह की कठिन लड़ाइयों और यहाँ तक कि कठिन लड़ाइयों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सैंड्रो ने असफल होने के लिए तैयार रहो नहीं कहा, क्योंकि यह लड़ाई बेहद अहम थी। चाहे कुछ भी हो, वह हार नहीं सकता था, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। हाँ, पिछली असफलताएं खत्म हो चुकी हैं। इसे ज्यादा गंभीरता से मत लो। यह असली पहली लड़ाई होगी और शायद निर्णायक भी। लेक्स द ग्रेट ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। दोनों पक्ष अपनी सबसे मजबूत सेना उतारेंगे। दानव क्षेत्र में हम हार गए और दानवों ने अपनी ताकत साबित कर दी है। अब जब वे हमारे क्षेत्र में आ गए हैं, तो हमें अपनी ताकत साबित करने का समय आ गया है। हमारे पीछे रिश्तेदारों और लोगों की अनगिनत आंखें हैं। चाहे कुछ भी हो, हमें ये लड़ाई जीतनी ही है। लेक्स द ग्रेट की आवाज़ दूर तक फैल गई और इसे सुनने वाले सभी सैनिकों ने उत्साह से अपने हथियार उठाए और एक साथ चिल्लाए, जीतो, जीतो। आवाज़ तेज होती गई, यहाँ तक कि दूर जा रहे दानव लोक के दूत ने भी उसे सुन लिया। फ्रांसिस ने भी वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाए, इस लड़ाई में विजेता दानव लोक का ही होगा। अल्पविराम। अंतरिक्ष बिखर गया। बिखरा हुआ अंतरिक्ष शून्य समय समय पर भयानक ऊर्जा प्रभावों के कारण बिजली की चमक से चमकता रहता था। हर जगह अराजक और विशाल बल क्षेत्र थे। पूरी दुनिया लगातार मुड़ रही थी, टूट रही थी और कांप रही थी। अंतरिक्ष धुंधला था और अनगिनत निहारिकाएं तेज गति से एक दूसरे को काट रही थीं। हर हलचल एक विशाल शक्ति को सक्रिय कर सकती थी, जो दुनिया को लगभग नष्ट कर सकती थी। धुंधला केंद्र फिर से स्पष्ट हो गया।
पहली नज़र में दिखाई देने वाली वे निहारिकाएं दरअसल अनगिनत अलग अलग आकृतियां थीं। उनकी शक्ति छोटे छोटे ब्रह्मांडों जितनी विशाल और विशाल थी। हालांकि केंद्र बिंदु के प्रकाश में इन विशाल आकृतियों का प्रकाश मंद होता गया। उनमें से कई तो मिट्टी और धूल में बिखर गईं और बिना किसी निशान के नष्ट हो गईं। विशाल आकृतियों से घिरा केंद्र रक्त लाल रंग का था। दृश्य परिवर्तनों के दौरान एक मानव आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही थी, लेकिन शरीर का केवल आधा हिस्सा ही बचा था। उसके शरीर का आधा हिस्सा अभी भी अवर्णनीय शक्ति प्रदर्शित कर रहा था। उन्मत्त रूप से लहराती रक्त लाल रोशनी के सामने चमकती हुई निहारिकाएं मिट्टी और धूल में बदल गईं। पास आती हुई आकृतियां टुकड़े टुकड़े होकर नष्ट हो गईं। फिर भी नेबुला आकृतियां आगे बढ़ती रहीं तथा रक्तलाल अर्ध शरीर को धीरे धीरे छोटा करती रहीं। रक्तलाल शरीर अचानक दहाड़ा। उस भयानक ध्वनि ने दुनिया को उलटपुलट कर दिया। शरीर का आधा हिस्सा तेजी से संघनित और परिवर्तित होने लगा। धीरे धीरे रक्त की धुंध के बीच एक विशाल पुतली खुल गई, जो लगातार निहारिकाओं द्वारा रोकी जा रही थी। रक्तलाल पुतली। इस पुतली से जो उत्सर्जित हो रहा था वह विनाश या सृजन की शक्ति नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की सांस थी जो पहली और अंतिम गांठ थी, शाश्वत और अमर थी। जैसे ही पुतली खुली, अंतरिक्ष में एक असली दरार दिखाई दी। वह दरार खूनी लाल रंग से भरी हुई थी। जहां भी वह खूनी लाल रंग गुजरा, वहां सभी निहारिकाएं या मानव आकृतियां राख में बदल गईं। दृष्टि में सब कुछ बिखर गया। चेन रुई ने अचानक आंखें खोलीं। उसने देखा कि एक जाना पहचाना कमरा था। खिड़की से सुबह का हल्का सा सूरज चमक रहा था। क्या हुआ? इसाबेला की चिंतित आवाज़ उसके बगल से सुनाई दी। कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई बुरा सपना देखा हो। चेन रुई का तनावग्रस्त शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ गया और उसकी सांसें भी काफ़ी धीमी हो गईं। तुम्हारा सिर पसीने से भरा है। दूसरी तरफ जोला ने अपना माथा पोंछा। कौन सा बुरा सपना? जैसे ही चेन रुई जवाब देने वाला था, उसने अचानक पाया कि सुपर सिस्टम के भंडारण गोदाम में एक कार्ड पर मूल धुंधली रोशनी धीरे धीरे बाहर चली गई। अंधेरे का राजा जादू कार्ड। क्या ये कार्ड भंडारण गोदाम में भी ऐसा मानसिक प्रभाव पैदा कर सकता है? क्या अभी जो दुष्स्वप्न आ रहा है वह एक आध्यात्मिक भ्रम है? चेन रुई ने सिर हिलाया। नहीं, हालांकि मैं बिना हिले डुले बस देख सकता था, लेकिन वह एहसास असल जिंदगी के साक्षी होने जैसा है। ऐसा लगता है कि यह कार्ड दुष्स्वप्न में कुछ चौंकाने वाली सच्चाई उजागर कर रहा है। वह रक्त लाल पुतली और वह आंख जो मैंने किसी और जगह देखी थी। चेन रुई ने कुछ देर सोचा, फिर उसने अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। इसाबेला और जोला के चिंतित चेहरे देखकर चेन रुई ने उनके हाथ पकड़े और उन्हें चूम लिया। थोड़ी देर और सो जाओ, तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सुबह आमतौर पर जोश का समय होता था। आमतौर पर थोड़ी देर और सोना एक संकेत के बराबर होता था, जो एक और जोशीले सत्र का संकेत होता था। हालांकि चेन रुई आज स्पष्ट रूप से बेचैन थी, यहाँ तक कि थोड़ी थकी हुई भी। सुश्री फेरी ड्रैगन और मैडम आंटी दोनों ने इसे नोटिस किया, इसलिए उनका संभोग करने का कोई मूड नहीं था और वे बस चाहती थीं कि उनका पति थोड़ी देर आराम करे। नहीं, अभी तो बहुत सुबह है। तुम लोग थोड़ी देर सो जाओ, मैं थोड़ी हवा लेने जाता हूँ। चेन रुई उठकर घर से बाहर चली गई, हमेशा की तरह शांत आकाश को देखती रही। न जाने क्यों इन दिनों अवसाद की भावना और भी प्रबल होती जा रही थी। केवल चेन रुई ही उदास नहीं थी, बल्कि लगभग सभी राक्षसों को इस दौरान अपने दिलों में भारीपन महसूस हुआ। राक्षसों के उदास होने का कारण ये था कि दानव गठबंधन सेना और मानव गठबंधन सेना के बीच आगामी निर्णायक लड़ाई आ रही थी। दुष्स्वप्न ज्वालामुखी। आसपास के कंपन और अधिक तीव्र हो गए। मिट्टी और चट्टानों का एक विशाल विस्तार ऊपर की ओर उठा, फिर विशाल रूनों से निकलने वाली हरी रोशनियों ने उन्हें बलपूर्वक दबा दिया, लेकिन ये दमन धीरे धीरे अप्रभावी होता जा रहा था। जमीन की लहरों का आयाम और आवृत्ति भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। विशाल रून अपनी सीमा तक फैल गए थे। रूनों में दरारें भी पड़ गई थीं। लगातार दबी हुई विस्तार शक्ति पूरी तरह से फटने ही वाली थी। मुरझाई हुई लकड़ी की बैसाखी चट्टान पर टिकी हुई थी और उस कठोर चट्टान को आसानी से कुचल रही थी, मानो वह कोई सड़ी हुई सूखी शाखा हो। आसपास फैली जमीन किसी पंचर गुब्बारे की तरह तेजी से पिचक गई। उसी समय मुरझाई हुई लकड़ी की बैसाखी के साथ खून की बूंदें जमीन पर गिरीं। तेज गर्मी के कारण वे जमीन में रिसने से पहले ही तेजी से वाष्पित हो गईं। खून का स्रोत मुरझाई हुई लकड़ी की बैसाखी को कसकर पकड़े हुए हाथ थे। एक हाथ सफ़ेद था और दूसरा एक जानवर जैसा पंजा। उसने जो गहरे हरे रंग का लबादा पहना था, उसका ज्यादातर हिस्सा सूखे खून से काला पड़ गया था। थका हुआ, कमजोर शरीर हल्का सा कांप रहा था और खून बहता ही जा रहा था। एक से ज्यादा बार यदि कोई आसपास होता तो वह महसूस कर सकता था कि लबादे में जीवन हवा में बहती मोमबत्ती की तरह है, जो कभी भी बुझ सकती है, लेकिन वह बार बार जीवित रहती है। जमीन जल्द ही फिर से हिलने लगी और लबादे से एक गर्जना हुई। उसके शरीर से हरी रोशनी फूट पड़ी, जिससे अशांत बल शांत हो गया।
बढ़ते हुए हिंसक विस्तार और उतार चढ़ाव के कारण जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। विशाल रूनों पर दरारें गहरी होती गईं और दरारों में एक चमकदार लाल प्रकाश की धारा बहती हुई रक्त की तरह प्रकट हुई। इस बार न केवल विशाल रन बल्कि सूखी लकड़ी की बैसाखी पर भी दरारें थीं। अचानक ऐसा लगा जैसे दृश्य रुक गया हो। अगले ही क्षण सब कुछ विस्फोटित हो गया। संपूर्ण ज्वालामुखी क्षेत्र और संपूर्ण दुष्वप्न वन्य क्षेत्र कांप उठा। दुष्वप्न ज्वालामुखी फट गया। अध्याय 1215 वह दिन जब दुनिया बदल गई। खुशखबरी, लगभग 5 साल हो गए हैं और उपन्यास लगभग 60 अध्यायों के बाद समाप्त हो रहा है, इसलिए हम उच्चतम श्रेणी की कीमत कम कर रहे हैं और अंत तक सभी अध्याय जारी कर रहे हैं। बेझिझक इसे हमारे पट्रियन पर देखें। हम अपने संरक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उनके बिना उपन्यास अंत तक इतना आगे नहीं आ पाता। और हमारे पाठकों का भी, जिन्होंने इसे पढ़ा और टिप्पणियां छोड़ीं। इस उपन्यास का अनुवाद करना मज़ेदार रहा है। लेखक वास्तव में मेरे लिए आश्चर्य, खुशी, मुस्कान, हंसी और आंसू लेकर आता है। हालांकि अनुवाद की गुणवत्ता, छूटे हुए अध्यायों और छूटे हुए शब्दों के संदर्भ में कुछ गंभीर गलतियां हुई हैं, उम्मीद है कि हम इसे कम कर सकते हैं और अपने मौजूदा और नए उपन्यासों की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। शायद आप सभी से अगले उपन्यासों में मुलाकात होगी। गोल्डन एस्टेट। जिस मैदान में दरवाजा स्थित था, वहां मानव गठबंधन सेना के सभी सैनिक खड़े थे। स्वर्ण संपदा का विशाल और समतल मैदान घुड़सवार युद्धों के लिए सबसे उपयुक्त था। हालांकि इस बार मानव गठबंधन सेना घुड़सवार हमलों के लिए सबसे उपयुक्त तीरों वाली संरचना नहीं बना रही थी, बल्कि कई बड़े समूहों से बनी एक जंगली हंस संरचना बना रही थी। यह एक युद्ध संरचना थी जो क्षैतिज रूप से फैली हुई थी। बाएं और दाएं पंखों की संरचनाएं वी अक्षर के आकार में व्यवस्थित थीं। घुड़सवार सेनाएं दोनों पंखों पर तैनात थीं। ये संरचना न केवल दोनों पंखों वाली घुड़सवार सेना की शक्ति का उपयोग कर सकती थी, बल्कि दोनों पंखों और अपेक्षाकृत कमजोर पिछले हिस्से की भी प्रभावी सुरक्षा कर सकती थी। हालांकि ये कमजोरी केवल हंस संरचना के सापेक्ष ही थी। आखिरकार यह मानव गठबंधन सेना गोल्डन एस्टेट का गृह क्षेत्र था। पिछले हिस्से में न केवल गुलेल और जादुई क्रिस्टल तोपों जैसे विभिन्न आयुध थे, बल्कि और भी छिपे हुए आरक्षित बल थे जो किसी भी समय भेजे जाने के लिए तैयार थे। ये कमजोरी जाल से भरी एक ताकत बन गई थी। इस बार युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या लगभग 800,000 थी। संख्या के लिहाज से यह मानव गठबंधन सेना की कुल ताकत का एक छोटा सा हिस्सा ही था, लेकिन ये पहले से ही इस मैदान में समा सकने वाली सबसे उपयुक्त लड़ाकू सेना थी। इसके अलावा ये 800,000 लोग गठबंधन सेना के सबसे विशिष्ट सैनिक थे और उनके पास बेहतरीन हथियार भी थे। दोनों विंग भारी घुड़सवारों से बने थे। बाएं विंग में शूरवीर और घोड़े सभी मजबूत कवच से सुसज्जित थे। शूरवीरों के कवच में हल्के और मजबूत कपड़े के कवच भी थे, जो रक्षा को और मजबूत कर सकते थे। लंबी तलवार के अलावा प्रत्येक घुड़सवार सेना 5 मीटर लंबे शूरवीर भाले से सुसज्जित थी। इस विशाल शूरवीर भाले की नोक एक विशेष कवच भेदी ब्लेड थी, जो मोटे कवच को आसानी से भेद सकती थी। भाला धातु से नहीं, बल्कि विशेष दृढ़ लकड़ी से बना था। ये लागत बचाने के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि इस प्रकार का शूरवीर भाला बेहद शक्तिशाली था। ये अच्छी तरह से प्रशिक्षित शूरवीर शक्तिशाली अश्वशक्ति से मोटी दीवार को आसानी से भेद सकते थे, लेकिन इसका एक नुकसान भी था। दुश्मन को भेदने के बाद शूरवीर की बंदूक वापस नहीं ली जा सकती थी। इससे न केवल शूरवीर की कलाई और बाह में मोच आ जाती या फ्रैक्चर हो जाता, बल्कि यह अनुवर्ती सैनिकों के हमले को भी प्रभावित करता। इसलिए शूरवीर का भाला एक उपभोज्य हथियार था, लेकिन इस उपभोज्य हथियार से होने वाली क्षति भी इस समतल भूभाग का सबसे भयानक हथियार था। लगभग कुछ भी ऐसा नहीं था जो भारी घुड़सवार सेना के सीधे हमले को रोक सके। भारी घुड़सवार सेना की मुख्य सेना ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य की सबसे विशिष्ट ड्रैगन क्लॉ नाइट लीजन थी। सेनापति लीजन कमांडर ट्रिस्टन था। सबसे मजबूत मोर्चे के रूप में ट्रिस्टन ने एक ऐसी शांति दिखाई जो युद्ध के मैदान में उसके सामान्य चिड़चिड़ेपन से बिल्कुल अलग थी। दक्षिणपंथी सेना के भारी घुड़सवार हॉबिट परिवार के भालू घुड़सवार थे। युद्ध के दौरान उठाए गए भालू और भी अधिक क्रूर और शक्तिशाली थे। उनकी गति साधारण घुड़सवारों की लड़ाकू भावना को आसानी से नष्ट कर सकती थी। भालू घुड़सवार पहाड़ों में लड़ने में सबसे अच्छे थे और यह मैदानों पर साधारण घुड़सवारों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। भालू घुड़सवारों के अलावा हॉबिट का सेनापति युवा पर्वत हॉबिट राजा ओवगे था। घुड़सवारों के अलावा 2 प्रमुख पैदल सेनाएं भी थीं, बड़े ढाल योद्धा और विशाल कुल्हाड़ी योद्धा। हॉबिट बहादुर और लड़ने में अच्छे थे और उनमें जादू का विरोध करने की काफ़ी प्रतिभा थी। फौजिन कौशल के हथियारों और उपकरणों के साथ उन्हें पूरे युद्ध के मैदान में सबसे शक्तिशाली पैदल सेना में से एक कहा जा सकता था। इसका कारण यह था कि यह एक था क्योंकि एक और जाति थी, ओर्क्स, जिसमें समान भयानक या उससे भी बेहतर लड़ाकू क्षमता थी। ये सर्वविदित था कि ओर्क्स युद्धप्रिय और शक्तिशाली थे।
शुरुआत में ओर्क साम्राज्य एक शक्तिशाली अस्तित्व था जिसके विरुद्ध लड़ने के लिए सभी मानव देशों को एकजुट होना पड़ा। हालांकि आंतरिक कलह के बाद ओर्क्स को समृद्धि और पतन के दौर का सामना करना पड़ा और धीरे धीरे वे राजनीतिक क्षेत्र से हट गए। वे पीछे हट गए और दुर्लभ वन्य क्षेत्र में रहने लगे जहां की परिस्थितियां अत्यंत कठोर थीं। कुछ वर्ष पहले पवित्र चर्च ने उन्हें लगभग समाप्त कर दिया था। इस बार उन्होंने अप्रत्याशित रूप से मानव गठबंधन सेना में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। इन ओर्क्स में सबसे शक्तिशाली बीमन योद्धा भी थे, जो बीमन विशालकाय जानवर में रूपांतरित हो सकते थे, जिसकी शक्ति विशालकाय अजगर के समान थी। ऑक्स के इस समूह के उपकरण पहले से अलग थे। वे अब साधारण लकड़ी की छड़ियों या चमड़े के कवच से नहीं, बल्कि भारी धातु के ताने, हथौड़े और दूसरे भारी हथियारों से लैस थे। वे चांदी की चेन वाला कवच पहनते थे, जो लंबी दूरी के नुकसान को प्रभावी ढंग से कम कर सकता था। ये उपकरण लेक्स द ग्रेट द्वारा आवंटित किए गए थे, लेकिन यह लाभ व्यर्थ नहीं था। आज की लड़ाई में ऑक्स हमला करने वाले पहले कमांडो होंगे, इसलिए वे मरने वाले पहले तोप के गोले भी हो सकते हैं। यदि ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती, तो ऑक्स इन उपकरणों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते। हॉबिट और ऑक्स जैसे विशाल और असभ्य बर्बर लोगों की तुलना में एल्फ जनजाति सुरुचिपूर्ण और सुंदर दिखती थी, लेकिन कोई भी इन सुंदर पुरुषों और सुंदरियों को कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था। वे युद्ध के मैदान में सबसे भयानक लंबी दूरी के हमलावरों के रूप में पहचाने जाते थे। उत्कृष्ट लंबी दूरी की शूटिंग कौशल के अलावा कल्पित बौनों के पास एक शक्तिशाली जादूगर टीम और एक बहुत शक्तिशाली तलवार रक्षक सेना भी थी। एल्फ जनजाति की सेनापति राजकुमारी रॉयल फिली थीं। यहाँ तक कि छोटी राजकुमारी मिशेल ने भी युद्ध में भाग लिया था। अगर संयोगवश ऐसा न होता तो एल्फ महारानी लिव की ये केवल 2 बेटियां होतीं और उनमें से एक अगली एल्फ महारानी बनती। बहुत संभव था कि यह युद्ध भावी महारानी के लिए एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन और प्रशिक्षण था, इसलिए इस बार एल्फ जनजाति ने युद्ध को देखने का अपना पुराना नजरिया बदला और कुल 4 सेनाओं वाली एक विशाल सेना भेजी: जादुई तीरंदाज सेना, जादुई भला सेना, जादूगर सेना और तलवार रक्षक सेना। ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य के पुराने सहयोगी ड्रैगन्स ने भी अपनी विशिष्ट सेनाएं भेजीं। ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य के ड्रैगन नाइट लीजन के अलावा शक्तिशाली ड्रैगन्स का एक समूह भी था। फिलहाल किसी को नहीं पता था कि ये ड्रैगन्स घात लगाने के लिए कहाँ छिपे हैं या फिर वे मानव रूप धारण करके आम सैनिकों के बीच जा मिले हैं। यह एक छिपी हुई हत्या होगी। 4 प्रमुख जातियों की विदेशी सहायता के बिना भी मूल मानव जगत की सैन्य शक्ति उतनी ही शक्तिशाली थी। सर्वोच्च सेनापति लेक्स द ग्रेट वी के निचले भाग में स्थित था, इसलिए वह दोनों विंगों के परिवर्तनों को आसानी से नियंत्रित कर सकता था। पीछे सबसे शक्तिशाली संयुक्त ग्रिफॉन सेना भी थी। उनकी ताकत ड्रैगन नाइट सेना से कम थी, लेकिन उनकी संख्या ड्रैगन नाइट सेना से कहीं अधिक थी। वे हवा में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाकू शक्ति बन गए। कुछ समय पहले लेक्स द ग्रेट ने युद्ध से पहले एक लामबंदी की थी। उसके उत्तेजक भाषण ने सभी का खून खौला दिया था। लड़ने का जोश और मनोबल अभूतपूर्व रूप से ऊंचा था, बस युद्ध शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। प्रतीक्षा करते करते अंततः शत्रु आ गया। दरवाजे की रोशनी चमकी और मानव गठबंधन सेना के दृश्य में आकृतियों के समूह प्रकट हुए। घुड़सवार सेना, सभी काले घुड़सवार, काले राक्षसी घोड़े, काले कवच और काले शूरवीर विपरीत पंखों पर घुड़सवार सेना के साथ एक विपरीत स्थिति बनाते थे। हालांकि इन काले शूरवीरों का कवच अपेक्षाकृत कमजोर लग रहा था और उनके पास आक्रमण करने के लिए भाले नहीं थे। वे बस अपनी पीठ पर धनुष और हाथों में कटार लिए हुए थे। लेक्स द ग्रेट और कई सेनापति दंग रह गए। खुफिया जानकारी के अनुसार भारी कवच वाले घुड़सवार नहीं, बल्कि हल्के घुड़सवार। इस तरह के इलाके में जहां दौड़ने और लड़ने के लिए ज्यादा जगह नहीं है, वे इतने सारे हल्के घुड़सवार कैसे भेज सकते हैं? आमने सामने की टक्कर में हल्की और भारी घुड़सवार सेनाएं एक ही स्तर पर नहीं होती। क्या राक्षसों के दिमाग में कुछ गड़बड़ है, या फिर उन्हें स्वर्ण संपदा की सबसे बुनियादी जानकारी भी समझ नहीं आती? मानव गठबंधन सेना के वामपंथी भारी घुड़सवार सेना कमांडर के रूप में ट्रिस्टन ने स्पष्ट रूप से देखा कि सामने काले घोड़े पर सवार कमांडर उस दिन का राक्षस दूत फ्रांसिस था। लेक्स द ग्रेट द्वारा अपने हाथों से प्रतिद्वंद्वी का सिर काटने के लिए दिए गए प्रोत्साहन को याद करते हुए ट्रिस्टन खुद को रोक नहीं सका और तलवार को अपने हाथ में कस लिया। अगर मानव गठबंधन सेना अभी हमला करती तो वे इन हल्के घुड़सवारों को आसानी से कुचल सकते थे, लेकिन लेक्स द ग्रेट ने हमले का आदेश नहीं दिया। किसी ने भी जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि सभी जानते थे कि यह राक्षस सेना का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। अधिक से अधिक काली रोशनी वाले घुड़सवार स्वर्ण संपदा में घुस आए और काले तीरों का एक समूह बना लिया। ऐसा लग रहा था कि राक्षसों ने सचमुच इन हल्की घुड़सवार सेनाओं का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करने की योजना बनाई थी। हल्के घुड़सवारों के पीछे सैनिकों के प्रकार अंततः बदल गए। तीर दल के दोनों पंख विशाल चौकोर ढाल थे, जो 4 मीटर ऊंचे थे और बहुत भारी दिखते थे। इन्हें चलाने के लिए कम से कम 3 सैनिकों की आवश्यकता होती थी।
विशाल ढालों की परतों से दृष्टि प्रभावित होती थी, इसलिए किसी को पता नहीं चलता था कि उनके पीछे क्या छिपा है। अगला मुख्य दल पैदल सेना का था। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले टॉरेन थे, जो भारी कवच पहने हुए थे और अपने हाथों में विशाल युद्ध कुल्हाड़ियां लिए हुए थे। टॉरेन दानव लोक के सर्वश्रेष्ठ लोहार थे और वे अत्यंत शक्तिशाली सैनिक भी थे। उनकी गहराई और युद्ध शक्ति मानव लोक के हॉबिट से कम नहीं थी। टॉरेन के बगल वाली पंक्ति में मेडुसा और काले कल्पित बौने थे। मानव जगत में मेडुसा बहुत कम थे। उनके नाम अक्सर पत्थर, सांप, दानव और शैतान जैसे शब्दों से जुड़े होते थे। ये पहली बार था जब उन्होंने इतने सारे पूरी तरह से सशस्त्र मेडुसा देखे थे। मेडुसा के धनुष कौशल अद्भुत थे। भले ही वे कल्पित बौनों की बराबरी न कर पा रहे हों, फिर भी वे सामान्य धनुर्धारियों से कहीं बेहतर थे। इन काले कल्पित बौनों को पतित कल्पित बौने कहा जाता था। उनके प्रकट होने से राजधानी के रजत चंद्र आकाशीय क्षेत्र के कल्पित बौने योद्धाओं में हत्या की तीव्र इच्छा जागृत हुई थी। कल्पित बौनों की लड़ाकू भावना को और भी अधिक प्रज्वलित करने वाली बात यह थी कि इन पतित कल्पित बौनों के पास भी वही जादुई राइफलें थीं जो उनकी अपनी थीं। और भी कई दल प्रकट हुए। कुल मिलाकर बाणों की संरचना अभी भी बनी हुई थी, यानी राक्षसों की पूरी सेना एक विशाल बाण थी, जिसका मतलब था हमला, हमला और हमला। विशाल आकृतियों की अंतिम पंक्ति ने मानव गठबंधन सेना में हलचल मचा दी। ये विशाल मानव आकृतियां लगभग 9 मीटर ऊंची थीं। उनका पूरा शरीर गहरे सुनहरे धातु से बना था। आंखें हल्की नीली रोशनी से चमक रही थीं। कुछ लोग तो खुद को रोक नहीं पाए। कठपुतलियों को इकट्ठा करो। जादुई खेल इन्फिनिट वॉरियर ओएल की सेना। राक्षसों ने सचमुच इस तरह के युद्ध हथियार बनाए हैं, और इनकी संख्या कम से कम 1000 है। यदि इस तरह के बड़े आदमी में वास्तव में खेल में शक्ति है, तो ये लगभग 1000 विशाल ड्रैगन के बराबर है। दोनों पक्षों की संरचनाएं स्थापित हो चुकी थीं। मैदान पर 2 पंखों और 1 तीर वाली हंसों की एक संरचना दूर से एक दूसरे का सामना कर रही थी। ये दोनों दुनियाओं के बीच सबसे जबरदस्त टकराव था। आज का दिन शायद एक महत्वपूर्ण दिन होगा जो दोनों दुनियाओं को बदल देगा। इस महायुद्ध की तुलना में दुष्स्वप्न ज्वालामुखी का एक साथ फटना एक मामूली घटना मात्र थी। हालांकि लगभग किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यही वह अस्तित्व था जो सचमुच दुनिया को बदल देगा। फूटता हुआ गड्ढा किसी गरजते हुए राक्षस की तरह था, जो अनगिनत हिंसक रक्त लाल कण उगल रहा था। घने धुएं के गुबार आसमान में उठ रहे थे, जो लाल आकाश से मिल रहे थे। दमघोंटू हवा विनाश की चिलचिलाती गर्मी से भर गई थी और अनगिनत लावा तेजी से हिंसक रूप से कांपती जमीन पर बह रहा था। लाल आकाश में हीरे के आकार का एक पैटर्न स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, जैसे कोई आंख खुलने वाली हो जो हर जगह फैल रहे विनाश को देख रही हो। उसने लबादा ओढ़े हुए उस व्यक्ति की ओर भी देखा जो बैसाखी के सहारे बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। लबादा ओढ़े हुए व्यक्ति के पहले सफ़ेद हाथ झुर्रीदार हो गए थे। वह कांपते हुए उस टूटी हुई मृत लकड़ी की बैसाखी को पकड़े हुए था। ये लकड़ी की बैसाखी उसके पूरे शरीर की तरह कभी भी टूट सकती थी। लबादा पहने आदमी ने अपना सिर नीचे कर लिया, हाँफ रहा था और आसमान की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन उसकी आत्मा में हीरे के आकार की आंख धीरे धीरे प्रेत से साकार होती जा रही थी। आंख धीरे धीरे खुल गई। यह एक पुतली थी जो आग की लपटों से जल रही थी। ये दृश्य पूर्ण विनाश और घृणा से भरा था। आसमान में हीरे के आकार के पास लाल बिजली चमकने लगी। लबादा पहने आदमी ने आंखें मूंद लीं और अनजाने में उस तपते हुए गड्ढे को देखा। तेज रफ्तार से फूटते लावा के बीच में एक ज्वाला धीरे धीरे उठ रही थी। ये ज्वाला एक फूल की तरह थी जो धीरे धीरे परत दर परत खिल रही थी। ज्वाला के बीच में खून का रंग गाढ़ा होता गया और वह एक मानव आकृति में बदल गया। एक महिला का नग्न शरीर। पहली नज़र में यह उबड़ खाबड़ आकृति बहुत आकर्षक लग रही थी, लेकिन करीब से देखने पर यह बेहद डरावनी थी। लंबे लाल बाल आग की लपटों में लहरा रहे थे। गहरे लाल रंग की त्वचा मकड़ी के जाले जैसे पैटर्न से ढकी हुई थी। पैटर्न में दरारें जलते हुए सुनहरे रंग की थीं। उसके हाथों के नाखून बहुत लंबे थे और थोड़े से घुमावदार चापों में अतुलनीय रूप से तेज धार दिख रही थी। नाजुक चेहरे की रूपरेखा पर अजीबोगरीब आंखों का एक जोड़ा था। ये आंखें लबादे वाले आदमी के दिमाग की आंख की तरह खुली हुई थीं। अध्याय 1216 आरंभ। आग की लपटों में घिरी लड़की की दाहिनी आंख की पुतली नीली थी। हालांकि वह खाई जितनी गहरी थी, फिर भी लोगों को खालीपन का एहसास हो रहा था, जबकि बाईं आंख की पुतली सांसों की तेजी से बढ़ती हुई लाल हो गई थी। लबादा पहने हुए आदमी की आंखों में निहित खतरा संपूर्ण दुष्स्वप्न ज्वालामुखी के विस्फोट से भी लाखों गुना अधिक शक्तिशाली था। औरत कदम दर कदम लबादा पहने आदमी की ओर ऐसे बड़ी मानो अदृश्य सीढ़ियों पर कदम रख रही हो। हर कदम के साथ उसके शरीर पर बना सुनहरा पैटर्न हल्का होता गया और लबादा पहने आदमी के बगल में जमीन की दरारें गहरी होती गईं। मुरझाई हुई लकड़ी की बैसाखी पकड़े हुए हाथ किसी बल के दबाव से और भी कस गया और उसका खून उन दरारों में टपकता रहा और विनाशकारी सांसों से भरी एक रक्तिम रोशनी उत्सर्जित करता रहा, मानो उसे किसी तरह का आह्वान मिला हो।
जब वह दूसरी तरफ चली गई तो उसकी त्वचा पहले से ही आम लोगों जैसी बिल्कुल साफ और साफ हो गई थी। लहराते हुए लाल बाल धीरे धीरे नीले हो गए और बाईं आंख की जलती हुई लपटें पुतली में समा गईं। बस हल्का सा खून बह रहा था और नीली दाहिनी पुतली और ज्यादा खोखली होती जा रही थी। उसने सुनहरे लाल रंग का कवच पहना हुआ था और उसकी पीठ पर लबादा आग की लपटों में लहरा रहा था। उसकी सुंदरता ऐसी थी मानो कोई चुड़ैल रसातल से निकल रही हो। लबादा पहने हुए आदमी का पूरा शरीर बहुत तेजी से कांप रहा था और उसकी त्वचा पर खून के निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसकी आंखें अभी भी रात के आकाश की तरह शांत थीं। आप वास्तव में। चारों ओर की चिलचिलाती गर्मी और घुटन की तुलना में महिला की आवाज़ बर्फ की जेल से आती ठंडी हवा की तरह थी, जो आत्मा को जमा देने वाली ठंड को प्रकट कर रही थी। मुझे जगाओ। जैसे ही यह वाक्य निकला, लबादा पहने आदमी मुस्कुराया। इस मुस्कुराहट से उसके खून से सने मुंह के होठों का कोना बुरी तरह फट गया, लेकिन फिर भी उसे कोई परवाह नहीं थी। उसकी हंसी और तेज होती गई और उसमें एक पागलपन का भाव प्रकट हुआ जो आम समझदारी के बिल्कुल विपरीत था। लावा फूट पड़ा और बिजली चमकने लगी। आसमान में खूनी बादल के बीचों बीच हीरे की आकृति हल्की चमक के साथ चमकने लगी। डार्क मून एस्टेट के ऊपर का आकाश घने बादलों से ढका हुआ था और समय समय पर बिजली चमक रही थी। चेन रूई ने आसमान की ओर देखा। न जाने क्यों उसके मन में बेचैनी का भाव और भी गहरा हो गया। वाह वाह वाह! बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर उसका ध्यान भटक गया। वह नन्हा दो था। इन दिनों छोटी दो पूरे प्रांगण का केंद्र बिंदु थी। यहाँ तक कि मूल छोटी राजकुमारी दो की प्राथमिकता भी एक स्तर गिरकर दो के बाद आ गई थी। लेकिन समझदार प्यारी डोडुओ को इन बातों की परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने अपने छोटे भाई की देखभाल करने और बड़े होने पर उसे एंग्री बर्ड खेलने के लिए लाने की पेशकश की। आंगन में मौसियों ने डोडुओ की समझदारी की बार बार तारीफ की और वाक्य के आखिरी हिस्से को अनसुना कर दिया। बेईमान बाप, जिसकी कमर के आसपास का कोमल मांस एक साथ कई हाथों से 360 डिग्री पर चुभता और मरोड़ता रहता था। पूर्णिमा के बाद दो और भी ज्यादा गुलाबी और प्यारा लगने लगा था। कभी कभी वह अनजाने में कुछ आवाजें निकाल देता था। कभी कभी मम्मी या पापा जैसे शब्द सुनकर आंगन में ठहाके लग जाते थे, जिससे चेन रूई के मन का धुंधलापन भी काफी कम हो जाता था। एथेना, क्या चेन रूई, डोडू को हाल ही में क्या हो गया है? वह रोता रहा और कल रात पूरी रात सोया नहीं। एथेना ने बच्चे को गोद में ले लिया। उसकी थकी हुई लाल आंखें चिंता से भरी थीं। नन्हा डोडू इन दिनों बहुत बुरी हालत में लग रहा था। रोने की आवृत्ति काफी बढ़ गई थी। बगल में खड़ी पहली नानी किया भी चिंतित दिख रही थी। हालांकि क्रिस्टल हरम की महिलाओं में केवल कैथरीन और एथेना ही मां बनी, लेकिन सभी डोडू और डोडुओं को समान रूप से प्यार करते थे। मुझे नहीं पता। चेन रूई ने डोडुओं की शारीरिक स्थिति को ध्यान से महसूस किया, लेकिन उसने पाया कि कोई असामान्य लक्षण नहीं था। काश पायथन अभी भी यहाँ होता, किया फुसफुसाए। पिछली बार जब दरवाज़ा दिखाई दिया था तब पायथन वहाँ से चली गई थी और तब से वह गायब थी। सिर्फ चेन रूई ही नहीं, बल्कि बाकी सभी को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छूट गया हो। भयानक तैरती भूमि में एक साथ प्रशिक्षण लें, सभी के विकास का मार्गदर्शन करें और बढ़ावा दें, सारियल से निपटने के लिए हाथ मिलाएं और एक साथ पवित्र प्रकाश पर्वत पर जाएं। सभी के मन में शायद वे लंबे समय से उसकी स्थिति को पूर्व शत्रु से वर्तमान मित्र में बदलने पर सहमत थे। किसी को नहीं पता था कि वह खुद ये बात जानती थी या नहीं। अंततः एथेना और किया ने दो को सोने के लिए मना लिया। गैरेंट की सेना को अब तक गोल्डन एस्टेट तक पहुंच जाना चाहिए था। चेन रूई ने आह भरी। ये युद्ध दानव लोग को बहुत पहले से ज्ञात था। सभी लोग और मीडिया युद्ध क्षेत्र पर ध्यान दे रहे थे। यहाँ तक कि एक युद्ध क्षेत्र संवाददाता भी इसका सीधा प्रसारण कर रहा था। इस युद्ध की तैयारी के लिए राक्षसों की सेना इन दिनों जादुई वस्तुओं की मदद से रणनीति का अभ्यास कर रही थी। साथ ही वे प्रकाश तत्व के वातावरण में युद्ध शक्ति के अनुकूल भी हो रहे थे। 3 साम्राज्यों के गठबंधन में कई साम्राज्य के बुजुर्गों ने प्रस्ताव रखा कि प्राचीन संरक्षक सेना, जो पिछली बार फॉलन एंजल साम्राज्य की सैन्य परेड में दिखाई दी थी, को युद्ध में भाग लेने दिया जाए। दुर्भाग्यवश अगुइले, जो इस विशाल बल का प्रभारी था, इस महत्वपूर्ण क्षण में गायब हो गया। वास्तव में चेन रूई अच्छी तरह से जानता था कि अगर सितारों के शहर की प्राचीन कीमिया सभ्यता की सेना को वास्तव में भेजा गया, साथ ही गुरदाम की मरे हुए सेना और दानव क्षेत्र की सैन्य ताकत के साथ, ये लड़ाई मानव गठबंधन सेना को आसानी से कुचल सकती है। अपनी मौजूदा ताकत के बल पर वह किसी भी पक्ष में शामिल होकर पूरी युद्ध स्थिति बदल सकता था। वह अपना एक गुट भी बना सकता था जो दोनों दुनियाओं की ताकत के बराबर हो। हालांकि दोनों दुनियाओं और दानव क्षेत्र के मानव के बीच युद्ध की सच्चाई का अंदरूनी सूत्र होने के नाते चेन रूई इसे दूर रहने का ही विकल्प चुन सकता था। हाँ, उसे पहल करते हुए ये कहते हुए सुनकर एथेना ने उत्तर दिया। वास्तव में हर कोई चेन रूई के मूड को समझता था, इसलिए उन्होंने हाल ही में जानबूझकर इस विषय को टाल दिया था।
बलिदान की अंदरूनी कहानी के बिना भी स्वार्थी स्वभाव के साथ युद्ध अपरिहार्य है। पीछे से इसाबेला की धीमी आवाज़ सुनाई दी, भले ही आप थोड़े समय के लिए शांति को अपने आप आने दें, लेकिन आप युद्ध को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। मैं इतना महान नहीं हूँ। चेन रुई ने अपना सिर हिलाया, ये बस। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, उसने अचानक सुपर सिस्टम में प्रकृति के वृक्ष की मंद रोशनी को महसूस किया, जैसे कि एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति फैल रही हो। चेन रुई मूल रूप से इसे दबाने के लिए शक्ति को सक्रिय करना चाहता था, लेकिन हाल ही में अपने मन में आई बेचैनी के बारे में सोचकर वह थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। उसने बस अपनी आत्मा की रक्षा के लिए स्टार पावर को प्रवाहित किया और उस आत्मिक शक्ति को अपने ऊपर हावी होने दिया। एक पल में उसे बस एथेना और दूसरों की परछाइयां धुंधली होती महसूस हुईं। जगह बदल गई और उसके सामने एक रक्त लाल दृश्य प्रकट हो गया। चारों ओर बहता लावा, लाल आसमान और खून के रंग की बिजली। सिर्फ देखने और सुनने की शक्ति वाले दर्शक भी इस दृश्य की असहनीय घुटन और चिलचिलाती गर्मी को महसूस कर सकते थे। यह कोई भ्रम नहीं है, बल्कि प्रकृति के वृक्ष द्वारा प्रेषित किसी प्रकार की वास्तविक छवि है। ये परिचित दृश्य। चेन रुई ने आकाश में खूनी बादल में आंख जैसी हीरे जैसी आकृति को आश्चर्य से देखा। जब उसने नीचे देखा तो उसकी नज़र रक्त लाल दुनिया के बीच में बनी दो आकृतियों पर टिक गई। वह स्थिर आकृति, जो एक लबादा पहने हुए थी और एक लकड़ी की बैसाखी पकड़े हुए थी, जिसका आधा चेहरा मानव और आधा राक्षस का था, वह एल्फ जनजाति का लुप्त हो रहा पौराणिक पैगंबर अलूसिए था। अलूशियर साइकेडेलिक फॉरेस्ट से निकल गया, जहां से वह निकल नहीं पा रहा था, और उसका ठिकाना अज्ञात है। अप्रत्याशित रूप से वह इस जगह पर प्रकट हुआ। ये जगह कहाँ है? अलूसिए के सामने आग की लपटों में जलती हुई वह महिला आकृति। चेन रुई की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उस चेहरे, नीली और लाल पुतलियां, ये वास्तव में वह है। वह मरी नहीं है। वह अलूसिए के साथ कैसे हो सकती है? वह ऐसी क्यों दिखती है? क्या ये कोई अन्य स्थान है या यह इसी दुनिया में है? जागृति, बिल्कुल सही। अलूसिए के लबादे से उसकी त्वचा पर भयानक निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो इसे शीघ्र जन्म कहना चाहिए। भाग्य के मूर्ख सेवक, तुम जानते हो कि यह अवश्यंभावी है, फिर भी तुम बदलना चाहते हो। महिला की आंखें बार बार अलूशियर के रक्तरंजित चेहरे पर ब्लेड की तरह टिकी रहीं, और उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अभिशाप की अवशिष्ट शक्ति का उपयोग करके मुख्य विमान के अधिकार जाल को खोलकर और विनाश को पहले से ही अपूर्ण रूप में अवतरित होने देकर तुम भाग्य की दिशा बदल सकते हो? चेन रुई दोनों के बीच की बातचीत को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। महिला के शब्दों ने उसे बिजली की तरह झकझोर दिया, यहाँ तक कि महिला के पुनरुत्थान के सदमे को भी पार कर गया। हर 500 साल में होने वाला बलिदान अचानक सामान्य से 100 साल पहले ही हो गया। इससे दोनों दुनियाओं में खलबली मच गई, और इसी वजह से एक युद्ध भी छिड़ गया जिसमें अनगिनत जाने गईं। असल में इसका निर्देशन अलूसिए ने ही किया था। चेन रुई को सबसे ज्यादा डराने वाला वाक्य था, जादू को अनलॉक करें, विनाश को पहले से ही उतरने दें। वह जादू जिसने रसातल का प्रतिरोध किया और अज्ञात वर्षों तक मुख्य विमान की रक्षा की, वास्तव में एल्फ पैगंबर अलूसिए द्वारा अनलॉक किया गया है। इसका मतलब यह है, रसातल मुख्य विमान पर आ गया है। चेन रुई को यकीन ही नहीं हो रहा था। वह भयानक घटना, जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह हजारों साल बाद या बहुत समय बाद घटेगी, असल में अब घट रही थी। उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, अलूसिए पागल है। अफसोस की बात है, अगर मैं पूरी तरह से न भी उतरूं, तो भी परिणाम में कोई बदलाव नहीं आएगा। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर जो बदला है, वह है बस समय और तरीका। उस औरत ने एक ठंडी और क्रूर मुस्कान दिखाई। अलूशियर का कांपना और भी तेज हो गया, जबकि उसके पैरों तले जमीन उस अमूर्त, भयावह दबाव से पूरी तरह से फट गई। तुम जिस दुनिया में रहते हो, जिससे तुम प्यार करते हो, तुम्हारी मूर्खता की वजह से जिंदा रहने का आखिरी मौका गंवा देंगे। वे पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे और पहले ही निगल लिए जाएंगे। अलूसिए की मुस्कुराहट उदासीनता में बदल गई थी। शायद क्या तुम्हें लगता है कि मुख्य तल पर ये कमजोर चींटियां भाग्य के कदमों को रोक सकती हैं? ये कहते हुए महिला ने धीरे से अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। तीखे कीलों के सिरों पर असंख्य रक्त लाल बिजलियां लिपटी हुई थीं। टिमटिमाते हुए अंतरिक्ष में दरारें दिखाई देने लगीं। जब गति की धार अलूसिए के लबादे से गुजरी, तो अचानक एक बड़ा कटा हुआ क्षेत्र दिखाई दिया। सिर्फ लबादा ही नहीं कटा था, बल्कि मांस और हड्डियां भी कटी थीं। किस्मत नहीं बदली जा सकती, बस देर से आने और जल्दी आने के बीच का समय का फर्क है। वे कमजोर हो सकते हैं, लेकिन उनमें अनंत संभावनाएं होती हैं। अलूसियर मंद मंद मुस्कुराया, अपने शरीर पर लगी चोटों और आसन मौत पर ध्यान न देते हुए। गोल्डन एस्टेट, बीच बीच में आसमान में लाल बिजलियां चमकतीं, पर किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। चाहे वह हंसों की टोली हो या तीरों की टोली, हत्या और लड़ाई के इरादे से भरे शिष्यों को सिर्फ सामने दुश्मनों का ही आभास होता था। जंगली हंसों की टुकड़ी के सबसे नीचे लेक्स द ग्रेट सेनापति मंच पर खड़ा था।
उसने तुरंत गैरेंट को प्रतिद्वंद्वी की तीरंदाजी टुकड़ी के बीच में देखा और संयोग से उसकी नज़र गैरेंट से मिल गई। दोनों ही असाधारण शक्ति के धनी थे। उनकी समझ और दूरदर्शिता मानवीय तुलना से कहीं बढ़कर थी। इस समय दोनों शीर्ष सेनापतियों ने एक दूसरे की प्रज्वलित लड़ाकू भावना को देखा। अनावश्यक डांट फटकार या उकसावे की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने लगभग सर्वसम्मति से हमले का आदेश दिया। खुशखबरी, लगभग 5 साल हो गए हैं और उपन्यास लगभग 60 अध्यायों के बाद समाप्त हो रहा है, इसलिए हम उच्चतम श्रेणी की कीमत कम कर रहे हैं और अंत तक सभी अध्याय जारी कर रहे हैं। बेझिझक इसे हमारे पैट्रियन पर देखें। हम अपने संरक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उनके बिना उपन्यास अंत तक इतना आगे नहीं आ पाता। और हमारे पाठकों का भी, जिन्होंने इसे पढ़ा और टिप्पणियां छोड़ी। इस उपन्यास का अनुवाद करना मज़ेदार रहा है। लेखक वास्तव में मेरे लिए आश्चर्य, खुशी, मुस्कान, हंसी और आंसू लेकर आता है। हालांकि अनुवाद की गुणवत्ता, छूटे हुए अध्यायों और छूटे हुए शब्दों के संदर्भ में कुछ गंभीर गलतियां हुई हैं, उम्मीद है कि हम इसे कम कर सकते हैं और अपने मौजूदा और नए उपन्यासों की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। शायद आप सभी से अगले उपन्यासों में मुलाकात होगी। गैरेंट ने तीरंदाजों की टुकड़ी के आगे के हिस्से को उड़ा दिया। बिना नाइट स्पीयर गन के काले हल्के कवच पहने अजीब हल्के घुड़सवारों की सेना उम्मीद से ज्यादा तेज थी। पहला कदम घुड़सवार सेना का आक्रमण था, जो राक्षसों के प्रबल आत्मविश्वास को दर्शाता था। लेक्स द ग्रेट ऑक सैनिकों को भेजना चाहता था, लेकिन दुश्मन ने घुड़सवार सेना भेज दी। अगर उन्होंने इस समय ऑक भेजे तो उन्हें मौत के घाट उतारने का इरादा साफ था। ऑक हमेशा से विद्रोही रहे थे, ऐसा करने से मुसीबत खड़ी हो सकती थी। ये पहला संपर्क था। अगर जरा सी भी चूक होती तो इसका सीधा असर पूरी सेना के मनोबल पर पड़ता, इसलिए लेक्स द ग्रेट ने तुरंत अपना फैसला बदला और बाएं विंग की भारी घुड़सवार सेना को हमला करने का आदेश दिया। घुड़सवार सेना का कमांडर, ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली ड्रैगन क्लॉ नाइट लीजन का सेनापति ट्रिस्टन, लेक्स का सबसे भरोसेमंद सेनापति था। बाईं ओर की भारी घुड़सवार सेना की कमान संभालने के साथ साथ इस इलाके में हल्की घुड़सवार सेना पर भारी घुड़सवार सेना के संयम के साथ वह राक्षसों की काली हल्की घुड़सवार सेना को बुरी तरह से परास्त करने, एक महत्वपूर्ण पहली जीत हासिल करने और सेना का मनोबल बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। ट्रिस्टन की नज़रें शुरू से ही काली घुड़सवार सेना में फ्रांसिस पर टिकी थीं। जब फ्रांसिस एक संदेशवाहक के रूप में यहाँ आया, हालांकि वह न तो विनम्र लग रहा था और न ही दबंग, एक अनुभवी सैनिक होने के नाते ट्रिस्टन राक्षस की हड्डियों में उत्तेजना और अहंकार को महसूस कर सकता था। उस समय ट्रिस्टन ने मन ही मन कसम खाई कि उसे इस शापित राक्षस से युद्ध के मैदान में ही निपटना होगा। अब जबकि लेक्स द ग्रेट के आदेश ने ट्रिस्टन की इच्छा पूरी कर दी थी, उसका खून खौल उठा और उसकी लड़ाकू भावना पल भर में चरम पर पहुंच गई। बाएं विंग की अग्रिम पंक्ति तेजी से केंद्र की ओर बढ़ी और काली घुड़सवार सेना से जा भिड़ी। ट्रिस्टन एक प्रसिद्ध सेनापति था जिसने कई युद्धों का अनुभव किया था। उसने घृणा और युद्ध की भावना को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने दिया। पूरे भारी घुड़सवार दल ने एक प्रभावी अंतराल और स्थिर गति बनाए रखी और केवल अग्रिम पंक्ति की संरचना में बदलाव शुरू हुआ। 1000 सैनिकों वाली पहली 5 भारी घुड़सवार टुकड़ियों ने एक त्रिकोणीय संरचना बनाई और तेजी से आगे बढ़ीं। ये 5000 सैनिकों वाली टुकड़ियां दूसरे देशों की गठबंधन सेनाओं से बनी थीं। मुख्य शक्ति, ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य की ड्रैगन क्लॉ नाइट लीजन, ट्रिस्टन के पीछे थी। ट्रिस्टन स्पष्ट रूप से इन 5000 सैनिकों वाली टुकड़ियों का इस्तेमाल स्थिति का परीक्षण करने के लिए करना चाहता था। जैसे ही दुश्मन की संरचना में खलल पड़ता, पूरी सेना तुरंत हमला कर देती, काले घुड़सवारों को पूरी तरह से हरा देती और अपने हाथों से उस फ्रांसिस का सिर काट देती। जैसे ही 5000 भारी घुड़सवार सेनाएं रवाना हुईं, दूसरी तरफ के काले घुड़सवार एक के बाद एक धीमे हो गए और एक अजीब सी परस्पर मिलती हुई संरचना बना ली। ट्रिस्टन ने देखा कि आगे की पंक्ति में बैठे घुड़सवारों के हाथ में एक लंबी सी चीज थी, जादुई राइफल। ये राइफल भी काले रंग की थी और इसकी बनावट भी खास थी। इसकी फायरिंग रेट, रिकॉइल और रेंज हल्के घुड़सवारों के लिए खास तौर पर डिज़ाइन की गई लग रही थी। ट्रिस्टन को तुरंत एक अशुभ एहसास हुआ। इससे पहले कि वह कोई नया आदेश दे पाता, लगातार गोलियों की आवाज़ आ चुकी थी। धमाका धमाका। आगे की पंक्ति में खड़े भारी भरकम घुड़सवार एक के बाद एक जमीन पर गिर पड़े। गोलियां ज्यादा डरावनी नहीं थीं, बल्कि काली घुड़सवार सेना के पीछे से निकलती भेदी चीजों की कतारें पल भर में सैकड़ों घुड़सवारों की जान ले रही थीं। भाला, ये लगभग 1 मीटर लंबा एक छोटा भाला था। इसके वजन को देखते हुए यह कोई हल्की चीज नहीं थी और फेंकने पर यह और भी शक्तिशाली हो जाता था। इसकी बेहद नुकीली नोक भारी घुड़सवार या घोड़े के कवच को आसानी से भेद सकती थी। वास्तव में ऐसी बात है। ये भाले काठी के उपकरणों के थैले में छिपे हुए थे और पहले कभी नहीं मिले थे। इस अचानक हमले ने कुछ ही देर में 5000 सैनिकों वाले दस्ते में से आधे को मार गिराया। अगर हम अभी पीछे हटते हैं तो इसका समग्र रूप से मानव गठबंधन सेना के मनोबल पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।
इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच की दूरी और आवाजाही की गुंजाइश को देखते हुए जब तक हम कुछ हमलों का सामना कर सकते हैं, हल्के घुड़सवारों के साथ दूरी कम कर सकते हैं और शूरवीर भालों से लैस भारी घुड़सवार आसानी से दुश्मन को कुचल सकते हैं। ट्रिस्टन ने एक निर्णय लिया। उसने पीछे के सैनिकों को हमला जारी रखने दिया। आमने सामने की लड़ाई के मैदान में बिना घायल हुए रहना असंभव है। हताहत होना लाजमी है। ये दोनों सेनाओं के बीच पहला टकराव है। मानव गठबंधन सेना के लिए, ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य के लिए, महामहिम लेक्स के लिए उन्हें नीचे गिराना होगा। जैसे ही भारी घुड़सवार सेना किसी भी कीमत पर निकट पहुंची, काली घुड़सवार सेना ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, पीछे हट गई। पीछे हटते हुए वे एक साथ हमला भी कर रहे थे। इस बार वे जादुई राइफलों या भालों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि तीर चला रहे थे। यह आक्रमण का सबसे सही तरीका था। बंदूक चलाने या भाला फेंकने की शक्ति और सटीकता तीरंदाजी जितनी अच्छी नहीं होती। घुड़सवारी और तीरंदाजी की यह तकनीक कई साल पहले भी इस्तेमाल की जाती थी, जब रायजेन की सेना ने वॉलॉक किले पर हमला किया था। फॉलन एंजल साम्राज्य की घुड़सवार सेना इसमें निपुण थी। उस समय उनके पास ज्यादा जगह नहीं थी। अब इस महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र में उन्होंने आखिरकार अपने नुकीले दांत दिखाए। इन विशेष रूप से निर्मित तीरों में शक्तिशाली कवच भेदी गुण थे। भारी घुड़सवार कवच और भीतरी कपड़े का कवच इस भयानक भेदी शक्ति का प्रतिरोध नहीं कर सके, जिससे पल भर में भारी जनहानि हुई। धिक्कार है, भाले और तीरंदाजी, क्या ये अब भी घुड़सवार सेना है? ट्रिस्टन के लिए सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी कि राक्षसों की हल्की घुड़सवार सेना की गतिशीलता भारी घुड़सवार सेना से कहीं बेहतर थी। अगर हम आगे बढ़कर विरोधी सेना की मुख्य टुकड़ी के पास पहुंच जाएं, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि विशाल क्रॉसबो लगाए गए हैं या शायद विशाल ढालों के पीछे मेडुसा निशानेबाज कतार में हैं। अकेले बेतहाशा गहराई में जाना मौत को दावत देना है। लेकिन अगर हम इसी तरह लड़ते रहे तो हम दुश्मन को छू भी नहीं पाएंगे। हमारे सैनिक थक जाएंगे। ट्रिस्टन ने आखिरकार पीछे हटने का आदेश दे दिया। भले ही उसे सजा मिल जाए, लेकिन वह चुपचाप बैठकर अपने कुलीन वर्ग को इस घृणित हमले में बर्बाद होते नहीं देख सकता था। फिर ट्रिस्टन को खून की उल्टी इसलिए हुई क्योंकि जब भारी घुड़सवार सेना पीछे हटी तो प्रतिद्वंद्वी प्लास्टर की तरह खड़ा रहा, जादुई राइफलों से लगातार गोलियां चलाता रहा और भाले फेंकता रहा, जो कि बेहद पागल कर देने वाला था। हम लड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते, हम और क्या कर सकते हैं? इस घृणित युद्ध पद्धति के संस्थापक चेन रुई थे। दरअसल उन्होंने मंगोल घुड़सवार सेना की घुड़सवारी और निशानेबाजी की रणनीति की नकल की थी। हालांकि आग्नेयास्त्रों के आगमन के बाद पोलिश पंखों वाली घुड़सवार सेना की विशेषताओं के साथ केवल काली घुड़सवार सेना ही अद्भुत युद्ध शक्ति वाली रह गई। भारी घुड़सवार सेना के लिए वे धनुषाकार घुड़सवार सेना का एक मजबूत संस्करण थे। पैदल सेना के लिए वे भारी घुड़सवार सेना का एक हल्का संस्करण थे, तेज और ज्यादा व्यापक। पीछे खड़े लेक्स द ग्रेट ने ट्रिस्टन की दुर्दशा देखी और आखिरकार उसे समझ आया कि दूसरे पक्ष ने हल्के घुड़सवारों को युद्ध में क्यों भेजा। इस तरह की घुड़सवार सेना और रणनीति अकल्पनीय थी। वह कम समय में कोई उपाय नहीं सोच पाया, लेकिन ये तय था कि अगर विरोधी पक्ष को इसी तरह आगे बढ़ने दिया गया तो न केवल भारी घुड़सवार सेना हताहत होगी, बल्कि दोनों विंगों के बाकी सैनिकों को भी इस लंबी दूरी के हमले में भारी नुकसान होगा। इन दो प्रकार की सैन्य युद्ध संरचनाओं में जादुई क्रिस्टल तोप या गुलेल के विरुद्ध समान सुरक्षा व्यवस्था थी, जैसे कि जादूगर सेना द्वारा सक्रिय की गई विशाल जादुई ढाल या दानव संरचना में विशाल ढाल। जल्दबाजी में बड़े पैमाने पर लंबी दूरी के हथियारों से हमला करने से भले ही वांछित मारक प्रभाव प्राप्त न हो, लेकिन दुश्मन जवाबी कार्रवाई के लिए बड़े पैमाने पर आयुध का भी इस्तेमाल कर सकता था। उस समय होम फील्ड का लाभ कम हो जाता था। इस प्रकार का हमला तब अद्भुत रूप से काम करता था जब दुश्मन की समग्र संरचना ध्वस्त हो जाती थी। युद्ध का मैदान शतरंज के खेल जैसा था। खेल के दोनों पक्षों के पास अलग अलग काम करने वाले मोहरे थे। खेल की कुंजी इस बात पर निर्भर करती थी कि कैसे खेला जाए। लेक्स द ग्रेट ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सबसे सटीक हमले का तरीका ढूंढ निकाला। एल्फ जादूगर सेना उल्का वर्षा के लिए तैयार है और होली क्रॉस मैजिक सेना लाइट क्लाउड फ्लाइंग स्टॉर्स के लिए तैयार है। दुश्मन के घुड़सवारों को पीछा करने से रोकें। उल्का वर्षा का उद्देश्य एक विशाल उल्कापिंड को आग की लपटों के साथ आकाश से नीचे गिराना था। इस तरह के जादू से बहुत ज्यादा एओई क्षति होती थी। प्रकाश मेघ उड़ता तारा एक उभरता हुआ प्रकाश तत्व था जो प्रकाश के बादल में बदल गया और विस्फोटक शक्ति से युक्त अनगिनत प्रकाश तत्व ऊर्जा गेंदें गिरा रहा था। सामान्य परिस्थितियों में प्रकाश मेघ उड़ता तारा की शक्ति उल्का वर्षा से कमतर थी, लेकिन विरोधी राक्षस थे। इस दुनिया में जहां प्रकाश तत्व सबसे अधिक सक्रिय था, भले ही दोनों दुनियाओं के द्वार के कारण प्रकाश तत्व की शक्ति कम हो गई हो, प्रकाश मेघ उड़ता तारा फिर भी दोगुना नुकसान पहुंचा सकता था। दो बड़े एओई जादू अच्छी तरह से प्रशिक्षित जादूगर सेनाओं द्वारा संयुक्त रूप से सक्रिय किए जाने पर सभी जादूगरों की शक्ति को इकट्ठा कर सकते थे और एक युद्ध क्षेत्र स्तर के जादू को सक्रिय कर सकते थे, जो एक व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक घातक था।
पैदल सेना के गठन के संरक्षण में 2 जादूगर सेनाएं प्रभावी कास्टिंग स्थिति तक चली गईं और जादू की तैयारी शुरू कर दी। एल्फ जादूगरों में तत्व संवेदन शक्ति सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक थी। उल्का वर्षा का लंबा मंत्र उनके द्वारा लगभग आधा कर दिया गया था। शुरुआत में उत्सर्जन की गति प्रकाश में गुड़ता तारा की तुलना में धीमी थी, लेकिन अब ये तेज हो गई थी। कुछ ही समय में ये शक्तिशाली मंत्र पूरा हो गया। राजकुमारी फिली के आदेश के तहत आकाश में आश्चर्यजनक पैमाने के काले धब्बे दिखाई दिए। ये काले धब्बे आश्चर्यजनक गति से बढ़ने लगे। वे विशाल जलते हुए क्षेत्रों वाले विशाल उल्कापिंडों का एक समूह थे जो काले घुड़सवारों के स्थान की ओर गिर रहे थे। दूसरी ओर होली क्रॉस जादूगर सेना ने भी लाइट क्लाउड फ्लाइंग स्टार को पूरा किया। अनगिनत सफ़ेद रोशनियां भारी कवच वाले घुड़सवारों के ठीक पीछे गिरीं। लाइट क्लाउड फ्लाइंग स्टार पीछा कर रहे काले घुड़सवारों को रोककर मार सकता था, जबकि उल्का वर्षा इन दुष्ट राक्षसी घुड़सवारों को पूरी तरह से नष्ट कर सकती थी। युद्ध के मैदान में बड़े एओई जादू से बचाव करना हमला करने से कहीं ज्यादा मुश्किल था, खासकर जब दानव गठबंधन सेना के कमांडर ने जादूगर को अभी आदेश नहीं दिए थे। इस समय सुरक्षा कवच जैसे जादू को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। हालांकि काली घुड़सवार सेना ज्यादा घबराई नहीं। आगे के घुड़सवार धीमे हो गए और जो तीर और भाले चला रहे थे वे उनके पास आ गए। वे एक खास तरीके से इकट्ठा हुए। इस जमावड़े से हल्के बादल उड़ते तारे का ज्यादातर हिस्सा तो नहीं बचा, लेकिन यह उल्का वर्षा के दायरे में था। यह एक साथ इकट्ठा होने और उल्का वर्षा के बपतिस्मा को स्वीकार करने जैसा था। अदालत में मौत। जब काली घुड़सवार सेनाएं आकाश से गिरते हुए ज्वलंत उल्कापिंड और प्रकाश गोलों से घिरने ही वाली थीं, तभी अचानक उल्कापिंड और प्रकाश गोल किसी विशेष चीज से टकराए। उनकी गति अचानक धीमी हो गई और फिर वे रेत के कणों की तरह बिखर गए। मानव गठबंधन सेना पूरी तरह से हैरान थी, क्या हो रहा है? लेक्स द ग्रेट की नज़र काली घुड़सवार सेना के पीछे से आ रहे घुड़सवारों के समूह पर पड़ी। ये वही लोग थे जिन्होंने अभी अभी एक साथ हाथ ऊपर उठाए थे। एक विशेष संयुक्त बल से 2 बड़े एओई मारक जादूगर हवा में गायब हो गए। दोनों जादूगर सेनाओं ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि आसपास के तत्व बहुत कमजोर हो गए थे, यहाँ तक कि प्रकाश तत्व भी कोई अपवाद नहीं था, इसलिए वे चौंकने से खुद को नहीं रोक सके। तत्व क्षीणन। असमोज राज परिवार। लेक्स द ग्रेट को राक्षसों से जुड़ी खुफिया जानकारी का ख्याल आया और वह तुरंत होश में आ गया। असमोज राज परिवार द्वारा गठित युद्ध कठपुतली सेना भी पिछले 2 विश्व युद्धों में एक बेहद चकाचौंध करने वाला अस्तित्व है, लेकिन मैंने पहली बार ऐसे समूह के बारे में सुना है जो जादू को प्रतिकूल करने के लिए तत्व क्षीणन प्रतिभा का इस्तेमाल कर रहा हो। हालांकि भारी घुड़सवार सेना इस मौके का फायदा उठाकर मुख्य टुकड़ी की ओर भाग गई, लेकिन हताहतों की संख्या काफी ज्यादा थी। सौभाग्य से दूसरी तरफ की काली घुड़सवार सेना भी मुख्य टुकड़ी की ओर पीछे हट गई। जादू का सामना करने में सक्षम दस्ते के साथ काली घुड़सवार सेना लगभग अजेय है। अगर काली घुड़सवार सेना अपना गोला बारूद फिर से भर ले और फिर से हमला करे। लेक्स द ग्रेट ने भौहें चढ़ाईं। पहले दौर के मुकाबले में राक्षसों का पलड़ा साफ तौर पर भारी था, लेकिन ये सिर्फ पहली मुठभेड़ थी। पूरी लड़ाई की स्थिति अभी गतिरोध की स्थिति में थी। ये कहना अभी भी मुश्किल था कि आखिरकार विजेता कौन होगा। इसके विपरीत दूसरे युद्ध क्षेत्र में दोनों पक्षों की जीत और हार में स्पष्ट असमानता थी। दुष्वप्न ज्वालामुखी। 100 साल, बस और 100, मैं सबसे पूर्ण और शक्तिशाली रूप में अवतरित हो सकती हूँ। उस समय अगर वे चींटियां भी पुनर्जीवित होकर देवताओं का पहला युद्ध दोहरा दें तो भी मुझे किसी बात का डर नहीं रहेगा। और तुम तो बेचारी चींटी। आग की लपटों में लिपटी महिला अलुशियर को घूर रही थी, जो पहले से ही हवा में मोमबत्ती की तरह जल रहा था। फिर उसने धीरे से अपने हाथ नीचे कर लिए, लेकिन दुष्टात्माओं से मिश्रित लपटें और भी भड़क उठी। अपने दिल के गुस्से को दूर करने के लिए मैं तुमसे कैसे निपटूं? नीच चींटी, मैं तुझे नरक में डाल दूंगी और विनाश की अग्नि जलाकर तेरी आत्मा को निरंतर भस्म कर दूंगी। उस समय तुझे लगेगा कि तुरंत मृत्यु भी एक अप्राप्य विलासिता है। स्त्री ने ठंडे स्वर में कहा। दांत पीसने की आवाज में एक विशेष आत्मिक शक्ति थी जिससे एक छद्म देवता भी सहज रूप से भयभीत हो जाता, लेकिन अलूसिया फिर भी शांत रहा। ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो यह एक तरह की उदासीनता थी, एक शांत नज़र जो डर और जिंदगी मौत से भी परे लगती थी। ये दुखद है, अलूसियर ने आह भरी, अस्तित्व जो है ही नहीं। एक बार जब इच्छाशक्ति सचमुच लौट आती है तो तुम जो अपना मिशन पूरा कर चुके हो बस एक बुलबुला बन जाते हो। अगर तुम नीच कहोगे तो गायब होने से पहले तुम और मैं अलग नहीं रह जाएंगे। जैसे ही यह वाक्य निकला उस स्त्री की आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि सच्चा अनंतकाल क्या होता है। मैंने पहले ही तय कर लिया है कि तुम्हारे शरीर और आत्मा को अनंत पीड़ा सहनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी आंखों को यहीं रखूंगी ताकि तुम इस दुनिया का अंत देख सको। उस समय तुम्हें अपने चुनाव से घृणा होगी, इस अपरिहार्य नियति से घृणा होगी। दुर्भाग्य से मेरा शरीर और आत्मा दोनों ही समाप्त हो चुके हैं।
अलूशियर ने उस औरत की तरफ फिर से नहीं देखा और अपनी नज़र अपने हाथ में पकड़े हुए टूटे हुए मुरझाए हुए लकड़ी के डंडे पर घुमा ली। उस दरार में, जो मरने के कगार पर थी, एक छोटा सा अंकुर फूटता हुआ सा लग रहा था, जो आशा का संकेत दे रहा था। लेकिन मैं देखता रहूंगा और मैं नफरत नहीं करूंगा। क्विलियाना, नहीं, ब्लैंच, तुम्हें नफरत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में नफरत से भी ज़्यादा है। अलूसिया अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता, उसका शरीर कांप उठा और तुरंत ही कण कण में बिखर कर गायब हो गया। बिजली की कड़क को झेल रहा महिला का हाथ धीरे धीरे फैल गया। हथेली पर दो खून से सनी आंखें थीं। आखिरी वाक्य उसके कानों में गूंज रहा था। महिला की आंखें दुश्मनी से भरी थीं और उसने आंखों की पुतलियों को पकड़े हुए हाथ को जोर से भींच लिया था। आग की लपटों में राख का आखिरी टुकड़ा भी घुटन भरी हवा में धीरे धीरे गायब हो गया। महिला ने आसमान की ओर देखा और धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए। लाल बादल के बीच में समचतुर्भुजाकार आंख की रूपरेखा धीरे धीरे खुली। हालांकि जो दिखाई दिया वह पुतलियां नहीं, बल्कि शुद्ध रक्त रंग था। रूपरेखा से दो रक्त लाल प्रकाश किरणें प्रक्षेपित हुईं और जमीन पर पड़े लावा पर गिरीं। लावा से दो फव्वारे निकलने लगे और अंदर धीरे धीरे दो शरीर आकार लेने लगे। जब दोनों आकृतियां बनी तो रक्त के बादल से और भी ज्यादा प्रकाश किरणें प्रक्षेपित होने लगीं। पूरा स्थान जोर जोर से उबलने लगा। महिला की बहरा कर देने वाली हंसी के बीच रक्त के रंग में अनगिनत भयावह परछाइयां धुंधली सी दिखाई देने लगीं, जिससे एक अनंत सागर बन गया। जिस क्षण नेत्रगोलक नष्ट हुए, चेन रूई की दृष्टि पहले ही धुंधली होने लगी थी। बाद में जो दृश्य हुआ वह और भी धुंधला होता गया। अंततः उसका मन विचलित हुआ और उसकी चेतना डार्क मून के निवास पर लौट आई। महामंडल में प्रकृति के वृक्ष का प्रकाश भी मंद पड़ गया। मूल रूप से हरा भरा विशाल वृक्ष शीघ्र ही मुरझा गया और उसकी जीवन शक्ति, मानो उसकी आत्मा निकाल ली गई हो, तुरंत ही नष्ट हो गई। चेन रूई ने सहज रूप से उसमें आकाशगंगा की जीवन शक्ति और विश्वास शक्ति का संचार किया और अंततः मुरझाने की प्रक्रिया को रोक दिया। सूखे तने के टुकड़े फट गए और अंदर का नया पेड़ दिखाई देने लगा, जो अंकुरित होने लगा था। वह एक विशाल पेड़ से 2 मीटर ऊंचे एक छोटे पेड़ में बदल गया। खैर, आखिरकार उसने अपनी जीवंतता वापस पा ली। उसी समय दूर कहीं किलान्या अपने हाथ में लिए हुए उस स्पिरिट वुड की छड़ी को घूर रही थी, जो हरे अंकुर उगल रही थी। वह धीरे से एक तरफ घुटनों के बल बैठ गई। उसकी खूबसूरत उदासी भरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। गोल्डन एस्टेट युद्ध क्षेत्र पर मानव गठबंधन सेना और दानव गठबंधन सेना के बीच लड़ाई जारी रही। लेक्स द ग्रेट ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, क्योंकि उन्होंने तुरंत काली घुड़सवार सेना की व्यवस्था की, एल्फ जनजाति की जादुई तीरंदाज सेना और जादुई राइफल सेना को आगे बढ़ाया। वे सुरक्षा के लिए भारी पैदल सेना के ऊर्ध्वाधर ढालों से घिरे थे। हालांकि काली घुड़सवार सेना घुड़सवारी और शूटिंग में अच्छी थी और स्वतंत्र रूप से आगे और पीछे हट सकती थी, कल्पित बौने के धनुष और निशानेबाजी को दो दुनियाओं में सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता था। कल्पित बौने के बाणों की सीमा और सटीकता काली घुड़सवार सेना से ऊपर थी। इससे भी भयानक बात यह थी कि लगभग हर तीर में इस तरह की शक्ति थी। न केवल धनुष कौशल, बल्कि उनकी निशानेबाजी भी बेहद तेज थी। भले ही काली घुड़सवार सेना और कल्पित बौने एक दूसरे पर मौके पर गोली चलाते हों, काली घुड़सवार सेना निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। कई दौर के हमलों के बाद काली घुड़सवार सेना पास नहीं पहुंच सकी और बहुत से सैनिक खो बैठे। इसके बजाय एल्फ सेना धीरे धीरे युद्ध क्षेत्र के केंद्र की ओर बढ़ रही थी। बेशक लेक्स द ग्रेट एल्फों को अकेले अंदर नहीं जाने देगा। हॉबिट भालू घुड़सवार सेना और ओर्क उनके पीछे पीछे चल रहे थे। हालांकि लंबी दूरी की टुकड़ियों को आगे की ओर धकेलना कोई समझदारी भरा कदम नहीं था। इसके अलावा प्रतिद्वंद्वी के पास अभी भी बैलिस्टा थे। ये तरीका दबाव बनाने और अपना मनोबल बढ़ाने के लिए ज्यादा था। गैरेंट ने तुरंत फैसला लिया और घुड़सवार सेना को वापस अपनी जगह पर भेज दिया। दृश्य देखकर लग रहा था कि दोनों पक्षों के बीच मुकाबला बराबरी पर था। ये देखकर कि दुश्मन की उलझी हुई काली घुड़सवार सेनाएं वापस लौटने को मजबूर हो गई हैं, मानव गठबंधन सेना ने जयकारे लगाए, लेकिन जैसे ही दानव गठबंधन सेना के पीछे विशाल आकृतियों की पंक्तियां आगे बढ़ीं, जयकारे तुरंत तनावपूर्ण मौन में बदल गए। कठपुतलियां इकट्ठा करो। हजारों विशाल युद्ध कठपुतलियां धीरे धीरे आसमान में काले बादल की तरह उठीं और धीरे धीरे मानव गठबंधन सेना की ओर बढ़ने लगीं। ये गति तेज तो नहीं थी, लेकिन तेज से ज्यादा दबाव पैदा कर रही थी। युद्ध कठपुतलियों द्वारा हवा में चलते समय प्रदर्शित संरचना और स्तरीकरण वाकई प्रशिक्षित अभिजात वर्ग जैसा था। हर मानव गठबंधन सेना का मन धुंध की एक परत में लिपटा हुआ था। एल्फ शूटर और बंदूकधारी अपने हमलों से इकट्ठी कठपुतलियों पर बस कुछ हल्के निशान ही छोड़ पाए। लेक्स द ग्रेट के आदेश पर वे तुरंत पीछे हट गए। मानव गठबंधन सेना से सैकड़ों विशालकाय आकृतियां उड़ीं। ये ड्रैगन घाटी के ड्रैगन थे और कई ग्रिफॉन सेनाएं भी हमला करने के लिए तैयार थीं। दानव की ओर से वाइवन सेना और ग्रिफिन सेना भी हमले के लिए तैयार थीं।
आगे पीछे दोनों तरफ की जादुई क्रिस्टल तोपों और गुलेलों ने अपने हमले के कोण बदल लिए थे। सबसे भीषण युद्ध का दौर आ रहा था। लेक्स द ग्रेट इतनी जल्दी सबसे मजबूत तुरुप के पत्ते से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन फिलहाल उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। दोनों तरफ के सेनापतियों ने एक साथ हमला करने के आदेश जारी कर दिए। दोनों पक्षों की संरचनाओं से अनगिनत लपटें फूट पड़ीं, जो मृत्यु का प्रतीक थीं। जादुई क्रिस्टल तोपों की रोशनी, गुलेलों की ज्वालाएं, बैलिस्टा के बोल्ट, विशालकाय ड्रैगन की ड्रैगन जैसी सांसें, इकट्ठी कठपुतलियों की लंबी दूरी की मिसाइलें, जादुई सेना का जादू, पंखदार तीर, गोलियां। जिस क्षण दोनों ओर की लपटें आपस में मिलने वाली थीं, सब कुछ रुक गया। युद्धभूमि अभी शोरगुल और भीषण थी, पर पल भर में ही शांत हो गई। सारे हमले हवा में जम गए, जो बेहद अजीब लग रहा था। हर कोई इस तरह की शांति महसूस कर सकता था, मानो समय अचानक रुक गया हो। इस समय युद्धभूमि पर एक व्यक्ति था। यद्यपि सभी लोग स्थिर थे, फिर भी उन्हें इस व्यक्ति के आगमन का एहसास हुआ। उस आदमी ने हाथ हिलाया और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। युद्धभूमि पर अभी अभी हुए सारे हमले गायब हो गए। लगभग 2 मिलियन सैनिकों के भीषण हमले को इस व्यक्ति ने अपने हाथ की एक लहर से आसानी से बुझा दिया। और दोनों पक्षों की आक्रमणकारी सेनाएं वास्तव में एक अमूर्त दीवार से टकराती हुई प्रतीत हो रही थीं, जो एक कदम भी आगे बढ़ने में असमर्थ थीं। यह एक अत्यंत अदम्य शक्ति थी। हर किसी को लग रहा था कि सिर्फ यही व्यक्ति वहां मौजूद सभी सैनिकों को खत्म कर सकता है। वह जरूर कोई महान अर्धदेवता शक्ति संपन्न होगा। सामान्य लोग सामूहिक रूप से दानव अधिपति से ऊपर की अतिस्तरीय शक्तियों को अर्धदेवता कहते हैं। मुखौटा और लबादा पहने इस व्यक्ति की सांसें रहस्यमयी थीं। मानव गठबंधन सेना का तो जिक्र ही न करें, दानव क्षेत्र के सैनिकों ने भी जब इस परिचित पोशाक को देखा तो वे फुसफुसाए। इस व्यक्ति पर प्रकाश की एक चमक थी और उसके बगल में 3 और लोग थे, 3 महिलाएं। ये 3 बेहद खूबसूरत महिलाएं थीं। बाईं ओर वाली ने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे, सुनहरे बाल और बैंगनी आंखें थीं, और उसका सुंदर चेहरा बर्फ और पाले की तरह, किसी ठंडे हिमखंड की तरह राजसी था। बीच वाली के बाल काले थे। हालांकि उसने घूंघट ओढ़ा हुआ था, फिर भी वह लोगों को बेमिसाल सुंदरता का एहसास करा रही थी। तारों भरी रात जैसी गहरी काली आंखें ज्ञान की रोशनी से चमक रही थीं। दाईं ओर नीले बालों वाली महिला अलग थलग और असाधारण लग रही थी। उसकी आंखें तेज ब्लेड जैसी जानलेवा आभा से भरी थीं। जब वह कभी कभी पलटती तो लोगों को एक सौहार्दपूर्ण एहसास होता। 2 बिल्कुल अलग स्वभावों का मेल अलग अलग आकर्षण से भरपूर था। तीनों महिलाओं के आकर्षण और स्वभाव के अपने अपने फायदे थे, लेकिन उनमें एक खास बात समान थी, वह ये कि तीनों ने एक मुकुट पहना हुआ था जिससे उनकी पहचान स्पष्ट रूप से पता चलती थी। लेक्स द ग्रेट की निगाहें अचानक सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने पहले भी बीच में घूंघट वाली महिला को देखा था। ये कुछ साल पहले ड्रैगन हॉर्न सिटी में हुआ था। उस समय केवल यही महिला ही नहीं, बल्कि एक और छोटी लड़की भी वहां उपस्थित थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय मुझे लगा कि उस घूंघट वाली महिला का स्वभाव भी मेरे जैसा ही था। ये दानव क्षेत्र के 3 शासकों में से एक निकला। तब लेक्स द ग्रेट का तलवार पकड़े हाथ कांप उठा जब उसकी नज़र लबादा पहने नकाबपोश व्यक्ति पर पड़ी। महाराज, राजसी महारानी, राजकुमार, दानव लोक की सेना को अब कोई संदेह नहीं रहा। उन्होंने एक साथ अपने हथियार निकाले और प्रणाम किया। इस तरह मानव गठबंधन सेना भी समझ गई कि ये 3 महिलाएं दानव क्षेत्र के 3 साम्राज्यों की महारानी थीं। और जिसने आसानी से पूरे युद्ध क्षेत्र के समय को रोक दिया, वह एकमात्र राजकुमार कंसोर्ट अगुइले है, जो कि महान व्यक्ति है जिसने इंटेल में 3 महारानियों पर विजय प्राप्त की। अगाइल में वाकई इतनी भयानक ताकत है। अगर वो पूरी मानव गठबंधन सेना का सफाया करना चाहे तो बस एक इशारे की बात है। मानव गठबंधन सेना के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। मानव पक्ष के अर्धदेव शक्तियां कहाँ चली गईं? कहा जाता है कि अर्धदेव शक्तियां आम लोगों की दुनिया में दखल नहीं देंगी, और किंवदंतियां ये भी हैं कि दोनों दुनियाओं के बीच युद्ध के दौरान अर्धदेव शक्तियां भी अपनी अपनी युद्धभूमि पर थीं। अब जब ये दुश्मन सामने आ गया है, तो क्या मानव पक्ष के सभी अर्धदेव शक्तियां विफल हो गई हैं? इस तरह के निरर्थक युद्ध का अंत होना चाहिए। लबादा पहने आदमी ने कुछ अजीब कहा। फिर एक और भी अविश्वसनीय दृश्य हुआ। तीनों महारानियों ने दानव गठबंधन सेना की ओर हाथ हिलाया। हालांकि गैरेंट और दानवों के सेनापतियों सहित सैनिक अविश्वसनीय लग रहे थे, फिर भी उन्होंने महारानियों के आदेशों का पालन किया, क्योंकि सभी सैनिक पीछे हटने लगे। क्या ये युद्ध विराम के लिए है, या हमसे निपटने के लिए अपने लोगों को दूर करना है? मानव गठबंधन सेना चिंतित थी। लबादा पहने वह आदमी कदम दर कदम हंसों की टुकड़ी की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में मौजूद सैनिक उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन वे सब एक विशाल बल के आगे जम गए थे, हिल भी नहीं पा रहे थे। वे बस असहाय होकर देख रहे थे कि लबादा पहने वह आदमी गठबंधन सेना के कमांडर लेक्स की ओर कैसे बढ़ रहा है। लबादा पहने व्यक्ति रुक गया और चुपचाप मंच पर ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य के शासक को देखने लगा। युद्ध रुकना चाहिए, पिताजी। जब ये शब्द बोले गए तो श्रोतागण स्तब्ध रह गए।
एक क्षण के लिए कोई आवाज नहीं रही। एक क्षण के लिए युद्धभूमि पर उपस्थित सभी लोग, चाहे वे राक्षस हों या मनुष्य, सभी स्तब्ध रह गए। लोगों को सबसे ज्यादा आश्चर्य युद्ध रोको से नहीं, बल्कि शीर्षक से हुआ। पिता। जब लबादा पहने हुए व्यक्ति ने अपना भेष हटाया तो सुनहरे बाल और सुनहरी आंखों वाला एक सुंदर व्यक्ति सामने आया। किसी ने पहले ही चिल्लाकर कहा था, राजकुमार आथा। मानव गठबंधन सेना में हलचल मच गई। अगुइले दरअसल ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य का तीसरा राजकुमार है जो मानव जगत में प्रसिद्ध है, यानी इस स्वर्ण संपदा का पूर्व स्वामी आथा। रोलांड। राजकुमार कभी बहुत शक्तिशाली हुआ करता था और उसके कई कामों ने सबका ध्यान खींचा था। 7 साल गायब रहने के बाद वह फिर से प्रकट हुआ, गोल्डन एस्टेट को सबसे समृद्ध एस्टेट बनाया, ब्लू ग्लोरी एम्पायर की राजकुमारी पल्लैंडबिस से शादी करने से इनकार कर दिया, दलबदल करके होली चर्च के होली चाइल्ड का सदस्य बन गया। वैसे क्या होली चर्च ने यह दावा नहीं किया था कि होली चाइल्ड की संत घोषणा समारोह में अचानक मृत्यु हो गई थी? असल में क्या हो रहा है? दानव गठबंधन सेना भी बेवजह हैरान थी। दानव साम्राज्य की 3 महारानियों का इकलौता पति अगुइले, जिसकी पहचान हमेशा से रहस्यमय रही थी, असल में मानव साम्राज्य का राजकुमार था। अगुइले दानव क्षेत्र के पीछे का वास्तविक स्वामी था, जिसने अकेले ही दानव क्षेत्र के 3 साम्राज्यों के गठबंधन में योगदान दिया। वह विश्व प्रसिद्ध खेल साम्राज्य का संस्थापक था और पूरे दानव क्षेत्र की शांतिपूर्ण और समृद्ध स्थिति का संस्थापक था। किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि यह व्यक्ति, जिसे कई लोगों ने इतिहास का सबसे बड़ा राक्षस कहा था, एक मानव निकला। ऐसे कई राक्षस थे जिन्होंने इस मानव चेहरे को पहचाना। डार्क मून लॉर्ड एथेना के पूर्व पति, प्रसिद्ध मानव आंतरिक मामला अधिकारी, जिनके बारे में लंबे समय से अफवाह थी कि वे मर चुके हैं। यह इंसान शिया का पीछा तब करता था जब शिया डार्क मून की राजकुमारी रॉयल थी। ये तो सभी जानते थे कि उसमें कोई ताकत नहीं है, लेकिन असल में वह वही इंसान है जो शक्तिशाली अगुइल है। ये तो हैरानी की बात है। इस सच्चाई से उजागर हुई जानकारी इतनी ज्यादा थी कि लोग इसे पचा भी नहीं पाए। तीनों महारानियां अभी भी शांत दिख रही थीं, जाहिर है उन्हें इसका एहसास पहले से ही था। इतने सालों बाद मैं आखिरकार बिना किसी झिझक के ये कह सकता हूँ। चेन रूई ने लेक्स द ग्रेट को गहराई से देखा। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन अब सबसे जरूरी बात यह है कि इस निरर्थक युद्ध को रोका जाए, मेरे पिता। जब लेक्स द ग्रेट ने उसे सबके सामने खुद को पिता कहते सुना तो उसके मन में मिले जुले भाव आए। जैसे ही वह बोलने वाला था, अचानक आसमान से 3 सफेद रोशनियां चमक उठीं। प्रकाश में तीनों आकृतियां शीघ्र ही स्पष्ट हो गईं। 2 पुरुष और 1 महिला, शुद्ध सफेद वस्त्र पहने हुए, उनके पीछे 12 पंख हैं। पवित्र प्रकाश पर्वत के 3 महादूत। रिचर्ड, तुमने नियम तोड़े हैं। माइकल ने लाखों सैनिकों की तरफ नहीं देखा, बस चेन रूई को गौर से देखा। विश्वास का कवच धीरे धीरे उसके शरीर की सतह पर उभर आया। रिचर्ड तो बस एक छद्म नाम है, आप मुझे चेन रूई या आर्थर रोलांड कह सकते हैं। चेन रूई ने तीनों महादूतों की ओर देखा, ये सोचकर कि वे तीनों सही समय पर आए हैं। मुझे कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है। बकवास बंद करो। राफेल ने चांदी की लंबी छड़ी अपने हाथ में कस ली। दरअसल जब उसने आर्थर का नाम सुना तो वह किसी तरह गुस्से से भर गया। कोई भी कुतर्क व्यर्थ है। चूंकि तुम नियमों का उल्लंघन करते हो, इसलिए तुम्हें उल्लंघन के परिणाम भुगतने होंगे। मर जाओ। गैब्रियल ने अपनी आंखें बंद कर लीं, कोई आवाज नहीं की। इसके बजाय उसने पवित्र गीत तलवार को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया, जिससे उसका रुख जाहिर हो गया। लेक्स द ग्रेट को तब झटका लगा जब उसने देखा कि तीनों महादूत मिलकर हमला करने को तैयार हैं। उसने देखा था कि आर्थर बड़ी मुश्किल से राफेल के हाथों से बच निकला था, लेकिन अब तीनों महादूत। 3 साहब। जैसे ही लेक्स द ग्रेट ने एक शब्द कहा, उसने महसूस किया कि अंतरिक्ष हिल गया। पल भर में चारों लोग हवा में प्रकट हो गए। हवा में एक स्वतंत्र जगह बन गई थी। हालांकि उस जगह से कोई शक्ति लीक नहीं हो रही थी, फिर भी युद्ध क्षेत्र में मौजूद सभी लोगों को एक अजीब सा, खौफनाक, अमूर्त दबाव महसूस हो रहा था, मानो वे अनगिनत विस्फोटक बमों से घिरे हुए हों। उन्हें कभी भी टुकड़े टुकड़े किया जा सकता था। अंतरिक्ष में 3 सफेद आकृतियां चिलचिलाती रोशनी उत्सर्जित कर रही थीं, जिससे एक विशेष त्रिभुजाकार संरचना बन गई और उन्होंने शत्रु को केंद्र में घेर लिया। जिस त्रिभुज में ये तीनों स्थित थे, वहां से अलग अलग साम्राज्य शक्तियां निकल रही थीं। ये तीनों साम्राज्य शक्तियां आपस में टकराईं और एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं किया, बल्कि प्रतिध्वनित हुईं। वे प्रतिध्वनि में एक रहस्यमय और अनंत समग्रता में विलीन होने लगीं। प्रतिध्वनि ध्वनि अधिकाधिक अलौकिक होती गई, जिससे प्राचीनता और परिवर्तनशीलता का बोध प्रकट हुआ। जब नीचे बैठे लोगों ने वह गूंजती हुई आवाज सुनी, तो वे अपने मन में स्वयं को छोटा और कमजोर महसूस करने से नहीं रोक सके, मानो ये किसी शक्तिशाली और सर्वोच्च सत्ता से आई हुई भविष्यवाणी हो, जिसकी उन्हें पूजा करनी चाहिए। चेन रूई ने सहज ही खतरे को भांप लिया। ये 3 महादूतों के राज्यों के विलय का ओरेकल फॉर्मेशन की होगा, जिसकी धमकी राफेल ने पिछली बार प्रकाशपुंज अंतरिक्ष में मुझे दी थी।
तीनों महादूतों ने उसकी शक्ति का एक से ज्यादा बार अनुभव किया था। वे जानते थे कि अकेले लड़ना किसी भी तरह से उसका विरोधी नहीं था, इसलिए उन्होंने तुरंत सबसे शक्तिशाली संयुक्त आक्रमण शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए भी हो सकता था क्योंकि वे इस सबसे शक्तिशाली शत्रु को एक ही झटके में मार गिराने का अवसर पाना चाहते थे। चेन रुई ने बिना सोचे समझे ध्रुव तारा परिवर्तन शुरू कर दिया और बैंगनी तारों की रोशनी त्रिभुजाकार संरचना के केंद्र में चमक उठी। नीचे मौजूद सभी लोगों की नज़रों में हालांकि बैंगनी तारों की रोशनी चकाचौंध कर रही थी, लेकिन त्रिकोणाकार संरचना की शक्ति ने उसे तुरंत दबा दिया। तारों की रोशनी नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से तेजी से पीछे हट रही थी और घट रही थी। बैंगनी तारों की रोशनी चमक उठी और पल भर में फिर से फैल गई। नतीजतन ये त्रिकोणीय संरचना एक असीम आकाशगंगा से भर गई। आकाशगंगा में विशेष रूप से चमकदार निहारिकाओं के समूह धीरे धीरे केंद्र की ओर अभिसरित हो रहे थे। ये अभिसरण पिछली बार की तरह कमजोर होने के कारण नहीं था, बल्कि सक्रिय रूप से सिकुड़ने के कारण था। जैसे जैसे आकाशगंगाएं एक दूसरे के करीब आ रही थीं, त्रिभुजाकार संरचना पर दबाव बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। वह थोड़ा कांप रही थी। फिर सबकी नज़र धुंधली हो गई। वे साफ साफ नहीं देख पा रहे थे कि क्या हुआ था। उन्हें बस किसी अवर्णनीय विनाशकारी शक्ति का एहसास हुआ। हवा में मानो जगह बिखर गई हो। बची हुई सांस इतनी तेज थी कि सबको लगा जैसे उनकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। वे बस जड़वत खड़े रह सकते थे, कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि संत, जो आमतौर पर अलग थलग रहते थे, इस परम शक्ति के सामने चींटी से भी कम नहीं थे। यही तो असली शक्ति थी। इन 4 लोगों में से कोई भी एक आसानी से सभी सेनाओं को नष्ट कर सकता है। हवा में जमकर लड़ने वाले चारों लोग पहले ही जमीन पर लौट आए थे। चेन रुई हल्की सी सांस ले रहा था और उसके शरीर पर लगे तारों वाले कवच में दरारें पड़ गई थीं। तीनों महादूतों की हालत भी उससे ज्यादा अच्छी नहीं थी। उनके विश्वास के कवच एक के बाद एक फट गए। माइकल के चेहरे के भाव पूरी तरह सफ़ेद हो गए थे। गैब्रियल के मुंह के कोने से खून बह रहा था। राफेल के चेहरे पर दरारें दिखाई दे रही थीं, जो तेजी से भर रही थीं। तीनों महादूतों के मन में जो आश्चर्य हुआ, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। शुरू में उन्होंने सोचा था कि उन तीनों द्वारा सक्रिय किया गया सबसे शक्तिशाली ओरेकल फॉर्मेशन प्रतिद्वंद्वी को एक ही झटके में वश में कर सकता है या मार सकता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह एक गतिरोध बन गया। चेन रुई जरा भी शांत नहीं हुआ और उसने जल्दबाजी में कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। उसने बस अपना मन एकाग्र किया और अपने शरीर में अव्यवस्थित स्टार पावर को जल्दी से समायोजित किया। हालांकि त्रिकोणीय संरचना पराजित हो गई थी, लेकिन तीनों का विलय साम्राज्य नहीं टूटा था। ओरेकल संरचना का अगला प्रहार और भी ज्यादा विनाशकारी होना चाहिए। तीनों महादूत भी तेजी से ठीक हो रहे थे। अभी अभी हुए टकराव के कारण चारों की शक्ति एक ही समय में सबसे कमजोर शून्यकाल में प्रवेश कर गई थी। उन्हें जल्द से जल्द ठीक होकर अपनी शक्ति को समायोजित करना होगा। इस समय तीनों महादूतों के चेहरे के भाव अचानक बदल गए, क्योंकि वे तीनों अचानक 6 रंगों वाली रोशनी से घिर गए, जिससे उन्हें खतरे का गहरा एहसास हुआ। अगर 6 रंगों वाली रोशनी पूरी ताकत से फूटती तो तीनों महादूतों की मौजूदा हालत को देखते हुए उन्हें जरूर भारी नुकसान पहुंचता। अगर वे तीनों प्रतिरोध भी कर पाते तो भी एक शक्तिशाली दुश्मन उन पर नजर गड़ाए रहता। अगर वह सही समय पर जोरदार हमला करने की कोशिश करता तो निस्संदेह वे हार जाते। शक्ति का स्रोत बैंगनी बालों वाली महिला थी, जो किसी समय तीनों महारानियों के बगल में प्रकट हुई थी, अर्थात छद्म देवता की चरम अवस्था, जो पिछली बार आथक के बगल में थी। रंग बिरंगी रोशनियों की शक्ति से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चश्मे वाली यह खूबसूरत महिला 6 तत्वों की शक्तियों को नियंत्रित कर रही थी। उसकी युद्ध शक्ति कम से कम राफेल जैसी ही थी। इस समय उसका ये कदम लगभग घातक था। रुको, ज़ोला! तीनों महादूतों को आश्चर्य हुआ जब चेन रुई ने वास्तव में इस सबसे घातक हमले को रोक दिया। ज़ोला कुछ देर तक हिचकिचाती रही, फिर तत्वों के रोष की शक्ति धीरे धीरे लुप्त हो गई। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह इस चाल को आसानी से रद्द करने में सक्षम थी। माइकल, गैब्रियल, राफेल, पहले मेरी बात सुनो। चेन रुई ने ऑल स्टार गॉड्स व्यू की ताकत को नियंत्रित करने का बीड़ा उठाया। तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी निश्चित रूप से हमारे लिए लड़ने का समय नहीं है। माइकल ने ठंडे स्वर में कहा, हम आज तुम्हें हरा तो नहीं सकते, लेकिन तुमने, जिसने नियमों का उल्लंघन किया है, तुम्हें सभी उच्च स्तरीय शक्तियों के संयुक्त प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। जब ये शब्द सबके कानों में पड़े तो मानव गठबंधन सेना पुनः चौंक गई। खासकर लेक्स द ग्रेट, जिसने पवित्र प्रकाश पर्वत के पवित्र बालक के संत घोषणा समारोह का प्रत्यक्ष अनुभव किया था, उसे लगा कि उसने गलत सुना है। पवित्र चर्च के 3 सबसे शक्तिशाली महादूत, जो ईश्वर के सबसे निकट हैं, ने वास्तव में दावा किया था कि वे मिलकर भी आथक को नहीं हरा सकते। तो क्या आथक ईश्वर से नीचे का वास्तविक शीर्षस्थ शक्ति संपन्न नहीं है? मेरा बेटा, ये युद्ध निरर्थक है। असली दुश्मन उतर आया है।
चेन रुई ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। क्या तुम्हें अभी भी पवित्र प्रकाश पर्वत पर हमारा अनुबंध याद है? असली दुश्मन, राफेल ने तिरस्कार से कहा, ये तो बस खौफनाक है। ये शापित लोग तो बस। वह कोई खौफनाक बात नहीं है। एक और औरत की आवाज़ सुनाई दी और सभी कल्पित बौने उत्साहित हो गए। ये कल्पित कबीले का एल्डर किलान्या था। राफेल ने भौहें चढ़ाईं और किलान्या की ओर हल्के आश्चर्य से देखा, क्योंकि किलान्या की शक्ति छद्म देवता के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुकी थी। पिछली बार सिल्वर मून सेलेस्टियल कैपिटल के नवचंद्र उत्सव में मुझे याद आया कि वह अभी भी अर्ध देवता के मध्यवर्ती चरण में ही थी, अर्ध देवता के चरम चरण से बस एक कदम दूर। अगर वह आगे निकल भी जाती है तो वह तो केवल एक अर्ध देवता है, वह छद्म देवता के क्षेत्र में सीधे कैसे पहुंच सकती है? अर्ध ईश्वर और छद्म ईश्वर के बीच एक लगभग दुर्गम प्राकृतिक बाधा है। क्या अब आप एल्फ जनजाति के नए पैगंबर हैं? माइकल ने पूछा, जब उसकी नज़र किलान्या के हाथ में हरे पत्तों वाली लंबी लकड़ी की छड़ी पर पड़ी। अलूसिए कहाँ है? माइकल के पहले वाक्य से राफेल को अचानक एहसास हुआ कि किलान्या को किसी तरह की विरासत मिलनी चाहिए थी, इसलिए उसकी ताकत सीधे छद्म देवता तक पहुंच गई थी। हालांकि निष्क्रिय प्रगति के कारण उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति सामान्य छद्म देवता से कमतर होनी चाहिए। पिताजी गिर गए हैं, किलान्या ने गहरे दुख के भाव व्यक्त किए, जैसा सर आर्थ ने कहा था। असली दुश्मन ही पिता के पतन का कारण बना। मेरे पिता ने अंततः जो चेतना मुझे दी, उसमें वह भयानक अस्तित्व जो सब कुछ नष्ट कर देगा, इस मुख्य धरातल पर उतर आया है। अंततः तीनों प्रधान स्वर्गदूतों ने जब अंतिम वाक्य सुना तो वे भावुक हो गए। दुर्स्वप्न जंगल, आसमान में घने बादल मानो फटकर रक्तिम प्रकाश किरणें बिखेर रहे थे। विशाल मैदान पर मूल पहाड़ियां और जंगल सब लावा से बहते हुए झुलसी हुई धरती में बदल गए थे। लावा की धार में अनगिनत लाल क्रिस्टल के फूल तैर रहे थे। अनगिनत रक्त लाल गुच्छे सीधे खड़े थे। ध्यान से देखने पर पता चलता था कि वहां कोकून थे जो किसी चीज से लिपटे हुए थे। कोकून के घने समुद्र के बीच में दो धुंधली आकृतियां घिरी हुई थीं। इन भयावह आकृतियों को धुंधला धुंधला तो देखा जा सकता था, लेकिन वे अस्थायी रूप से धुंधली और अस्पष्ट थीं। लावा पहले ही पूरे नाइटमेयर वाइल्डनेस को ढक चुका था और अभी भी समुद्र की ओर फैल रहा था। पानी में डूबते ही ये तेजी से ठंडा होकर जम गया, जबकि पीछे का लावा लगातार फैलता रहा और फैलता रहा। जहां भी यह गुजरा, समुद्र का पानी उबलकर उछलने लगा और समुद्र के जीव या तो मर गए या उनमें उत्परिवर्तन हो गया। जो बच गए, यहां तक कि एक नम्र छोटी मछली ने भी अपने खूनी नुकीले दांत दिखाए। अंतहीन लावा तेजी से एक अनंत पुल की तरह समुद्र की ओर बढ़ गया। दुर्स्वप्न जंगल जो झुलसी हुई धरती में बदल गया था, फैलने और टूटने की आवाजें प्रकट कर रहा था, मानो कोकून से कुछ टूटकर बाहर आ गया हो। गोल्डन एस्टेट, दोनों गठबंधन सेनाओं के बीच तनाव पूरी तरह शांत हो चुका था। दानव क्षेत्र की 3 महारानियों का उदय और अगाइल की पहचान का खुलासा एक चौंकाने वाली खबर की तरह था। इससे पहले कि दोनों सेनाएं इसमें निहित विशाल जानकारी को पचा पाती, चेन रुई और 3 महादूतों के बीच युद्ध ने दर्शकों को चौंका दिया। ऐसी ताकत और वह विशेष पहचान दोनों दुनियाओं में हर किसी को चौंकाने के लिए पर्याप्त थी। एल्फ जनजाति का नया पैगंबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर प्रकट हुआ, जिससे सबसे शक्तिशाली 3 महादूतों ने लड़ाई बंद कर दी। वह शक्तिशाली व्यक्ति जो अलूसियर को गिरा सकता है, शायद वास्तव में उसी प्रकार का अस्तित्व हो। हालांकि राफेल रुक गया था, फिर भी उसने किलान्या की बातों पर संदेह व्यक्त किया, लेकिन क्या तुम्हें सच में यकीन है कि विनाश मुख्य तल पर उतर आया है? तुम्हें पता है, अब दरवाज़ा खुल गया है। वे शापित अस्तित्व उस जादू को नहीं तोड़ सकते जिसमें अधिकार शक्ति समाहित है। मुझे भी नहीं पता क्यों। किलान्या को वास्तव में इसके बारे में पता ही नहीं था। ये तो दूर की बात है कि अलूसियर ने किसी तरह की उन्नति का हेरफेर किया था। मैंने तो बस अपने पिता द्वारा दी गई चेतना को व्यक्त किया था। मैं मानता हूं कि मेरी क्षमता और अनुभव बहुत उथले हैं, इसलिए आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पिता से सवाल नहीं कर सकते। मुझे कैसे पता कि यह ठीक है? राफेल की बात पूरी होने से पहले ही माइकल ने उसे बीच में ही टोक दिया। अलूसियर की क्षमता निर्विवाद है। उससे भी बड़ी बात यह है कि उसके पास इस बारे में झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। इस दौरान मुझे लगता है कि मेरे जैसे तुम्हारे मन में भी थोड़ी बेचैनी हो रही होगी। पहले मुझे लगा था कि यह आर्थर के साथ हुई लड़ाई की वजह से है, लेकिन अब लगता है कि यह इस लड़ाई की वजह से नहीं, बल्कि रसातल की वजह से है। गैब्रियल ने भी सिर हिलाया। तभी चेन रुई को एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था जो बेचैन था। माइकल ने आगे कहा, सवाल यह है कि वह जगह कहाँ है जहाँ रसातल उतरा था। क्या ये दानव लोक है या मानव लोक? किलान्या ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। मैंने अभी तक भविष्यवाणी की विरासत की शक्ति को पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया है, इसलिए मैं दूरदर्शिता की प्रतिभा को सक्रिय नहीं कर सकती। यह ऐसी जगह है जहां हर जगह लावा बह रहा है और जमीन कांप रही है। चेन रुई की बातों ने माइकल और दूसरों का ध्यान खींचा। वैसे धुआं बहुत घना है। शायद ये ज्वालामुखी विस्फोट है।
राफेल ने भौहें चढ़ाईं, तुम्हें कैसे पता? प्रकृति के वृक्ष की वजह से। चेन रुई ने राफेल की तरफ हल्के से देखा, मेरी एक और पहचान भी है, प्रकृति के वृक्ष का रक्षक, योगिनी जनजाति का नायक राजा। आप मुझे महामहिम योगिनी राजा भी कह सकते हैं। राफेल की आंखों के कोने फड़क गए। कोई आश्चर्य नहीं कि इस आदमी ने एल्फ जनजाति के नवचंद्र उत्सव में भाग लिया था। पता चला कि वह वास्तव में एल्फ राजा है। मैं इतना अनजान था कि मुझे लगा कि उसने चालाकी से इसमें शामिल हो गया है। दरअसल चेन रुई ने सचमुच धोखा देकर अंदर घुसने की कोशिश की थी, लेकिन ये समझाना बेमानी था। खैर, राफेल के मन को बेचैन करने के लिए ये काफ़ी था। मुझे नहीं पता कि किलान्या को कौन सी चेतना मिली। ये प्रकृति का वृक्ष ही था जिसने स्वतः ही उस दृश्य को मुझ तक पहुंचाया। अलुशियर क्विलियाना के हाथों में गिरते हुए। मुझे आज भी याद है कि आकाश में घने धुएं और खूनी बादलों के अंतहीन बादल छाए हुए थे। खूनी बादलों के बीच में एक हीरे के आकार की चीज़ है जो एक बंद आंख जैसी लगती है। आंख शब्द सुनकर तीनों प्रधान देवदूत एक साथ चौंक गए। माइकल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, क्या वह आंख खुली है? मैं इसे साफ नहीं देख पा रहा हूं। मुझे बस ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी रक्तरंजित प्रकाश किरणें प्रक्षेपित की गई हों और फिर वे पूरी तरह से गायब हो गईं। चेन रुई ने अपना सिर हिलाया। खैर, रसातल आ गया है, इसलिए दोनों लोगों के बीच युद्ध का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब हम बस यही कर सकते हैं कि इस साझा दुश्मन का विरोध करने के लिए एकजुट हों और रसातल की शक्ति के उतरते ही उन्हें तुरंत कुचल दें। प्राचीन कीमिया सभ्यता से बची हुई जानकारी के अनुसार कीमिया विमान ने शुरुआत में रसातल पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनके लोगों के बीच अभी भी युद्ध चल रहे थे। जब तक उन्हें रसातल की भयावहता का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नतीजतन पूरा विमान नष्ट हो गया। तीनों महादूतों ने एक दूसरे को देखते हुए और गुप्त भाषा में बात करते हुए जल्दी से अपने विचार साझा किए। आखिरकार माइकल ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया, दरअसल हमने पिछली बार भी अनुबंध की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। ऐसे में रसातल के निष्कासन से पहले हम पुरानी शिकायतों को भुलाकर एक अस्थायी गठबंधन बना सकते हैं। लौहद्वार साम्राज्य। यद्यपि पूर्व आयरन गेट साम्राज्य को एक विशालकाय माना जाता था, लेकिन अब ये ब्लू ग्लोरी साम्राज्य के सबसे दूरस्थ जागीरदार राज्यों में से एक था। आयरन गेट साम्राज्य ऑक सेनाओं के विरुद्ध सबसे मजबूत अवरोधक हुआ करता था। इसका थंडरवॉल किला सबसे मजबूत था। हालांकि ऑक जनजाति के तेजी से पतन के साथ इस किले का महत्व भी कम हो गया। ब्लू ग्लोरी साम्राज्य से जुड़ने के बाद से आयरन गेट साम्राज्य वर्षों से सबसे शांतिपूर्ण अस्तित्व में रहा है। एक ऐसे राजा के रूप में जो आगे बढ़ना नहीं चाहता था, ग्रेगरी लंबे समय से संतुष्ट रहने और वर्तमान स्थिति का आनंद लेने का आदी था। खैर, जितना ज्यादा वह कुछ नहीं करेगा, ब्लू ग्लोरी साम्राज्य की महारानी उतनी ही अधिक आश्वस्त होंगी और उनका सिंहासन उतना ही अधिक सुरक्षित होगा। एकमात्र अप्रिय बात यह थी कि जब कुछ साल पहले पवित्र चर्च ने ऑफ जनजाति का सफाया करने के लिए नाइटमेयर प्लेन्स पर हमला किया था, तो नाइटमेयर वाइल्डनेस की यात्रा करने वाले व्यापारियों की संख्या में भारी कमी आई थी। इससे आयरन गेट साम्राज्य के कर राजस्व में भारी कमी आई। हालांकि ब्लू ग्लोरी साम्राज्य को भी पवित्र चर्च जैसी विशाल संस्था के आगे झुकना पड़ा। आयरन गेट साम्राज्य की तो बात ही छोड़ी, इसलिए ग्रेगरी को अतिरिक्त विचार नहीं करने पड़े। हालांकि दोनों दुनियाओं का ये युद्ध बेहद रोमांचक था और आयरन गेट साम्राज्य ने अपनी सेना भी भेज दी थी, लेकिन इसका नतीजा महामहिम ग्रेगरी की समझ से परे था। महामहिम हमेशा से इस सिद्धांत में विश्वास करते थे कि जिंदगी छोटी है, इसलिए इसका भरपूर आनंद लो। इसलिए ग्रेगरी हमेशा की तरह यहाँ थे और अपने महल में एक सुखद जीवन का आनंद ले रहे थे। हालांकि यह उन बड़े साम्राज्यों की भौतिक स्थितियों जितना अच्छा नहीं था, फिर भी राजधानी के महल में विलासिता की कोई कमी नहीं थी। ग्रेगरी एक नर्म सोफे पर अर्धनग्न रखेलों के एक समूह से घिरा हुआ था, जो हल्के फुल्के नृत्य कर रही सेक्सी नर्तकियों को देखते हुए शराब का स्वाद ले रहा था। ग्रेगरी के पास पहले से ही सैकड़ों रखेलें थीं, लेकिन उसके मानकों के अनुसार ये पर्याप्त नहीं था। नृत्य का नेतृत्व करने वाली लड़की अच्छी दिखती है, उसकी कमर पानी के सांप जैसी है और उसका रूप भी अच्छा है। यह आज की रात है। ओह, दाईं ओर बड़े स्तनों वाली लड़की भी। दवा के सहारे एक रात में एक साथ मस्ती करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे ही ग्रेगरी शाम के लिए आसन सोच रहे थे, कोई मुख्य हॉल के दरवाजे पर दौड़ा और चिल्लाया, महाराज! आपातकाल! ग्रेगरी अपनी यौन रुचि के चरम पर था। चौंककर वह लगभग नपुंसक हो गया। उसकी इच्छा क्रोध में बदल गई और वह चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या मैंने नहीं कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे परेशान मत करना? पहरेदारों, इसे नीचे खींचो, इसका सिर काट दो। द्वार पर पहरा दे रहे शाही पहरेदारों ने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे ले जाना चाहा। वह व्यक्ति चिल्लाया, महाराज, मैं हूं पेनक्रास, एक जरूरी काम है। रुको! ग्रेगरी ने शाही पहरेदारों को रोका और रखेलों और नर्तकियों को नीचे उतरने को कहा। पेनक्रास उसका सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ था। जब वह मौज मस्ती कर रहा होता था तो पेनक्रास किसी भी सरकारी मामले को सुलझाता या दबाता था।
अब पैनक्रास भी यहाँ था, शायद वाकई कोई जरूरी काम था। महाराज, युद्ध युद्ध आ रहा है। पैनक्रास पहले से ही घबराहट में भागते भागते हाँफ रहा था, फिर अभी अभी वह बाल बाल मौत से बचा था, इसलिए वह हकलाने लगा। युद्ध आ रहा है। ग्रेगरी ने भौहें चढ़ाईं। कौन है? राक्षस। असंभव, यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? राक्षस नहीं, लगता है ये दुष्वप्न वन्य क्षेत्र से हैं। दुष्वप्न वन्य क्षेत्र के ओर्क्स को पवित्र चर्च ने बहुत पहले ही ध्वस्त कर दिया है। थंडरवॉल किले के साथ ओर्क्स के अवशेष भी उसे भेद नहीं पाएंगे। थंडरवॉल किला गिर गया है, पैनक्रास ने उदास चेहरे से कहा। असल में जब थंडरवॉल किला आपात स्थिति में था तो पैनक्रास ने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। उसे लगा कि उन्होंने इसे छोटी मोटी बात बना दिया है। शाही महारानी के आनंद को ध्यान में रखते हुए पैनक्रास ने इस मामले की सूचना नहीं दी। इसके बजाय उसने सीधे तौर पर बचाव करने वाले सैनिकों को आखिरी दम तक डटे रहने का आदेश दिया। कौन जानता था थंडरवॉल किला टूट गया है? ग्रेगरी सचमुच हैरान रह गया। ये सबसे मजबूत किला है। न केवल थंडरवॉल किला बल्कि आयरन व्हील सिटी और आयरन कोर सिटी भी गिर गए हैं। क्या? ग्रेगरी गुस्से में था और उसने पैनक्रास को जमीन पर पटक दिया। तुमने इसकी सूचना पहले क्यों नहीं दी? पैनक्रास ने विलाप करते हुए कहा, महाराज, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि थंडरवॉल किले पर हमला हो गया है और मैं अतिरिक्त सेना जुटा रहा हूं, तभी 2 शहरों के गिरने की सूचना मिली। ग्रेगरी जानता था कि पैनक्रास इतने महत्वपूर्ण मामले में झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए उसने सांस ली। इतनी जल्दी? हफर्ड को तुरंत सेना का नेतृत्व करने के लिए भेजो। थंडरवॉल किले पर कब्जा करने के बाद जनरल हफोर्ड को अतिरिक्त बल के रूप में भेजा गया था। पैनक्रास कांप उठा, लेकिन मुझे अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जनरल हफोर्ड और 20,000 विशिष्ट पैदल सैनिक मारे गए हैं। ऑक्स इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं? ग्रेगरी हैरान रह गया। ह्यूफोर्ड आयरन गेट साम्राज्य का सबसे ताकतवर सेनापति था और दुश्मन ने उसे मार गिराया। खुफिया जानकारी के अनुसार ये ऑर्क्स नहीं बल्कि एक और तरह का राक्षस है जो ज्यादा भयानक है। ये राक्षस अपने सामने आने वाले सभी जीवों को मार डालेंगे। थंडरवॉल फोर्ट्रेस, आयरन व्हील सिटी और आयरन कोर सिटी में कोई भी जीवित नहीं बचा है। यहां तक कि भेजे गए स्काउट्स में से कोई भी जिंदा नहीं लौटा। हालांकि राक्षसों द्वारा मारे जाने से पहले हमें फोन से कुछ खुफिया जानकारी मिली थी। महाराज, शाही गार्ड रिपोर्ट देने आया। जनरल टूट के पास एक जरूरी सैन्य रिपोर्ट है। उसे जल्दी से अंदर आने दो। ऐसे नाजुक समय में ग्रेगरी स्वाभाविक रूप से पहले की तरह उससे मिलने से इनकार करने की हिम्मत नहीं कर पाए। महाराज, हटे कट्टे जनरल टूट ने कहा, मुझे अभी अभी शहर के बाहरी इलाके में स्थित वॉच टावर से एक आपातकालीन सैन्य सूचना मिली है। एक बड़ी जलती हुई लाल चीज राजधानी की ओर तेजी से बढ़ रही है। ग्रेगरी हैरान रह गया। लाल? कैसा जादू? आग? खुफिया जानकारी में जो बताया गया था उसे सोचकर पैनक्रास से हर उठा और फुसफुसाया, नहीं, ये वही राक्षस हैं जो सब कुछ नष्ट कर देते हैं। महाराज, राक्षस आ रहे हैं। क्या करें? ग्रेगरी हमेशा से ही एक अयोग्य व्यक्ति था, इसलिए कुछ समय के लिए वह असमंजस में पड़ गया। जनरल टूट ने कहा, महाराज, द्वार तुरंत बंद कर दिए जाने चाहिए। सभी सैनिकों को रक्षा की तैयारी के लिए भेज दीजिए। फिर ब्लू ग्लोरी साम्राज्य से मदद मांगिए। आयरन गेट राजा की राजधानी के बाहर अनगिनत रसातल जीव उन्मत्त होकर आगे बढ़ रहे थे, मानो मृत्यु का रक्त ज्वार हो। दूर किसी दूसरी जगह सफेद लबादे में एक नीले बालों वाली औरत दूर आसमान की ओर देख रही थी। उसकी लाल लाल दाहिनी आंख में अंतहीन नफरत थी। इस दुनिया में सभी विनाश के इस दौर को स्वीकार करो।